गुड मॉर्निंग। ओके, सो इन लास्ट क्लास हम लोग इमेज मेथड डिस्कस कर रहे थे। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम इमेज मेथड? ओके, तो हम लोग इमेज मेथड में जो बेसिकली टॉपिक हमारा चल रहा था वो इनफाइनाइट शीट का टॉपिक था, है ना। इनफाइनाइट शीट के सामने अगर हम चार्ज क्यू रख देते हैं तो उसका उस पर फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होगी, और बेसिकली चार्ज डेंसिटी कितना इंड्यूस होगा। ओके, ऑल दोस थिंग्स वी वर डिस्कसिंग, है ना। ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है देयर इज इनफाइनाइट ग्राउंडेड शीट, इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जस्ट रिकैप कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। ये लास्ट एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए ग्राउंडेड शीट है और यहाँ पे आप चार्ज क्यू रखते हैं तो इस पे कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है ना, सिग्मा इंड्यूस्ड। तो इसमें हम ये बताया था कि ये इनफाइनाइट शीट है, ठीक है। दिस इज इनफाइनाइट शीट। इसके बिहाइंड में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो जीरो आता है, पोटेंशियल भी इसके बिहाइंड में जीरो है। ओके, बिहाइंड में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों जीरो होता है, ठीक है। इस ये अगर डी डिस्टेंस पे है, ठीक है, इट इज एट डिस्टेंस डी, तो हम लोग यहाँ पे ये बताए थे कि फोर्स इस पे बेसिकली इतना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन, यहाँ से इमेज चार्ज आप बना दोगे यहाँ पे माइनस क्यू एक, तो बेसिकली ये आता है फोर्स इस पे। और हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इसका निकाले थे तो दैट वाज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 4D आता है। एक्चुअली क्यू और माइनस क्यू लेकर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 2D आंसर आता है, बट हम एक्सप्लेनेशन इसका बताया था लास्ट क्लास में कि इट इज इक्वल टू एक्चुअली -4D, ठीक है। सो दीज आर टू बेसिक थिंग्स। और फिर इस पे चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा इंड्यूस निकाला गया था, जैसे मान लो आप आर डिस्टेंस पे निकालते हो, यहाँ पे ये आर या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, ठीक है। तो ये सिग्मा इंड्यूस्ड हमारा कुछ निकला था, ठीक है, -q × d ऐसा था शायद, है ना, 2 पाई, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। दैट वाज द रिजल्ट। ओके, यही इसका रिजल्ट था, यही था ना। आप लोग एक बार चेक करके देख बताइए आप लोग कि कुछ और था। यस सर, यही था। ठीक है, तो ये कुछ सभी चीजें हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है कि हम लोग नेक्स्ट, तो देखिए इसमें एक्चुअली आपको ये फोकस करना होगा कि ये जैसे सिग्मा इंड्यूस की बात करें हम लोग, तो ये कैसे निकाला गया, हाउ वी कैलकुलेटेड दिस, ठीक है ना। इस चीज पे फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा ना, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने एक चार्ज यहाँ लिए, एक चार्ज यहाँ पे लिए, इमेज चार्ज, और उसकी वजह से बिल्कुल इसके क्लोज एक पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया उसको हम लोग सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट कर दिए थे, ठीक है, विथ ए नेगेटिव साइन, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें जो इंड्यूस चार्ज आ रहा है वो नेगेटिव है, ठीक है। और इसमें हम लोग ये भी निकाले थे कि क्यू इंड्यूस जो होगा इसमें, ठीक है ना, इसमें जो टोटल चार्ज इंड्यूस होता है दैट इज इक्वल टू -q। ओके, क्यू इंड्यूस इज -q, ठीक है। सो दिस थिंग्स वी हैड डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास। ओके, तो देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। देखो हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, जैसे जो पूछा गया है इससे रिलेट कर, जस्ट अ मिनट। एक मिनट, ठीक है। तो ईएमटी का असाइनमेंट देखिए अपलोडेड है आप लोग के सेक्शन में, ठीक है, वहां से आप लोग देख लोगे जो भी असाइनमेंट है, ठीक है ना। तो ये देखिए असाइनमेंट है जिसमें हम बोले थे कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ ये तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये टॉपिक भी आप लोगों का चल रहा है, ठीक है, कंडक्टर्स एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। तो यही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस आप लोग देख लेंगे, ठीक है। इसी में हमें लगता है वो सभी इमेज मेथड के प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। हाँ देखो इसी में है सभी वो इमेज मेथड के क्वेश्चंस भी जो है ना, इसी में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, गेट एग्जाम का है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कि इसमें लिखा गया है क्वेश्चन में, एक चार्ज q है और एक चार्ज 2q है, आर प्लेस्ड along x axis in front of grounded infinite conducting sheet as shown in figure. They are located respectively at distance 0.5 and 1.5 meter from the plane. The force acting on charge q, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चार्ज q है, वो
प्रिंट में नहीं है, लेकिन एक चार्ज क्यू है यहाँ पे और एक चार्ज 2q है, तो क्यू चार्ज पे फोर्स कितना होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आप ऐसे देखिए क्वेश्चन, ये ग्राउंडेड शीट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है और एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है 2q, ठीक है। इसका डिस्टेंस यहाँ से 0.5 मीटर है और ये शायद कितने पे था, ये 1 मीटर पे था ना, 1.5 पे, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ से तक 1.5 मीटर पे ये चार्ज है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं कि बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि इसका पोटेंशियल को हमें जीरो करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस साइड जैसे ये चार्ज क्यू है ना, तो इसका इससे और इससे पोटेंशियल जीरो करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक चार्ज माइनस क्यू रख देते हैं, ठीक है ना। सो वी पुट ए चार्ज माइनस क्यू हियर, ठीक है। जैसे ये चार्ज क्यू है तो एक माइनस क्यू चार्ज रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्यू और माइनस क्यू का मिलकर के पोटेंशियल जीरो हो जाता है, ठीक है ना। और उसी तरह से हम लोग जैसे ये 2q चार्ज है तो यहाँ पे हम लोग एक चार्ज माइनस 2q रखेंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस देखिए 0.5 है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 1.5 होगा, ठीक है ना। दिस इज 1.5, ओके। तो देखिए इस चार्ज से प्लस पोटेंशियल आएगा और इस चार्ज से माइनस पोटेंशियल, देन टोटल पोटेंशियल विल बिकम जीरो, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, टोटल पोटेंशियल विल बिकम जीरो इन दिस केस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, सो दैट्स द सिचुएशन, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल बेसिकली 4 चार्जेस हैं, तो हमें इसके ऊपर फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन क्यू। तो ऐसा होगा कि इसकी वजह से फोर्स लगेगा, फिर इन सभी से लगेगा, तो सभी चार्जेस इसको अपनी तरफ, देखो ये चार्ज भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये चार्ज भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये चार्ज भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो सभी फोर्सेस नेगेटिव इस माइनस एक्स के डायरेक्शन में लगेंगे, ठीक है ना। तो अगर हमें डायरेक्शन लिखना है तो हम माइनस लिख देंगे, तो इससे फोर्स निकालोगे तो के और क्यू और इंटू 2q और डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है, फिर इससे निकालेंगे हम लोग, तो देखो के क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू से क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया है तो 1 का स्क्वायर, फिर हम लोग इससे जब निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 हो जाएगा, तो के क्यू इंटू 2q और डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे आप, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो दिस इज 1.5 और 0.5 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बस यही इसका आंसर है, दैट्स द आंसर, ओके। बस इसको आप ऐड करके देख लोगे क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के देखिए बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह के कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। इसका आंसर बताइए जरा क्विकली आप लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 का आंसर बताइए, उसके बाद हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे। ऑप्शन है, ऑप्शन ए आ रहा है, सभी का आ गया ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन ए होगा। देखो इसमें जो है ना क्वेश्चन बेसिक है, क्वेश्चन नंबर है कितना, 18। देखिए इसमें लिखा गया है, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज केप्ट एट ए डिस्टेंस डी बिलो ए ग्राउंडेड इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट विच इज इन एक्स वाई प्लेन। मतलब ऐसा है ये जो बिलो बोला गया है ना, तो बिलो मतलब ऐसे शीट ऐसे होगा तभी तो इसके बिलो होगा, तो यहाँ पे चार्ज क्यू रख दिया गया है और ये ग्राउंडेड शीट है, ठीक है ना, ये ग्राउंडेड शीट है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ऑब्वियसली ये डी डिस्टेंस बिलो रखा गया ना, तो इसका इमेज हम यहाँ पे ऐसे बना देंगे, माइनस डी माइनस क्यू चार्ज,
डी डिस्टेंस पे, ठीक है, ये इमेज चार्ज हो गया। तो अब बोला जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी फॉर विच चार्ज रिमेन्स स्टेशनरी, इस चार्ज को बोला जा रहा है कि स्टेशनरी है, रह रहा है। तो इसका देखो बिलो मतलब बोला गया ना, मतलब यहाँ पे ग्रेविटी भी, आंसर में भी देखो ग्रेविटी दिया हुआ है, और नीचे इसके ऊपर mg लग रहा होगा, ठीक है, और ऊपर से इसके ऊपर ये कोलम्बिक अट्रैक्शन लगेगा इतना, के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस की जगह 2d का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये इक्विलिब्रियम में अगर है तो इसमें अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर शुड बी इक्वल टू mg, ठीक है। तो यहाँ से के में आप लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, और इनटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली 16 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू mg हो गया, ठीक है। तो बस हम लोग सॉरी यहाँ पे क्यू स्क्वायर भी तो है, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, डी निकालना था ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो डी हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, डी इज इक्वल टू mg नीचे आ जाएगा, तो क्यू हो जाएगा फिर यहाँ पे 16 पाई एप्सिलॉन नॉट और mg हो गया, ठीक है ना, अंडर रूट ये, ठीक है। तो यही है तो 4 अगर इसमें से बाहर कर देंगे तो यही ये आंसर हो जा रहा है, q/4 और रूट अंडर पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू mg, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ओके तो आप देखते हो जानते हो, देखो हो क्या रहा है एक्चुअली, आपको हम बता रहे हैं कि हमेशा देखो अभी जैसे ये क्वेश्चन कराया गया आपको, आपको लगेगा कि यार इतना आसान क्वेश्चन नेट एग्जाम में आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जाम में स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। इस बार भी जो क्वेश्चंस आए ना नेट एग्जाम में, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ क्वेश्चन स्लाइटली टू स्टडी, मगर कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बस, लेकिन आप लोग ध्यान रखोगे कि ये परिस्थिति आप लोग के साथ भी हो सकता है कि एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक स्टूडेंट का रिवीजन नहीं रहता है, ठीक है। तो आप लोग रिवीजन पे ध्यान दीजिए, जो भी पढ़ रहे हो ना उसको अच्छी तरह से रिवाइज किया करो, ठीक है, उसको रिवाइज करेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, ओके, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इतने आसान आसान क्वेश्चन देखो नेट में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलो सर एक एक क्वेश्चन लेते क्वेश्चन का हैं। आंसर क्या था उस दिन आपने एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर था और एक स्क्वायर शीट से फ्लक्स निकालना था डी डिस्टेंस का, इसका आंसर क्या आ रहा था? आंसर होमवर्क में दिया था, इसका आंसर क्या है? आंसर मुझे याद नहीं है उसको, लॉग वगैरह में शायद कुछ आंसर आएगा, लॉग में आ रहा था क्या? लॉग में नहीं आ रहा था वो, थोड़ा कन्फ्यूजन सा था इसलिए आंसर पूछ रहे थे कंफर्म करने के लिए। नहीं लॉग में आएगा आंसर, हमको लगता है जहां तक, नहीं लॉग में हो सकता है, लॉग में टैन इनवर्स में भी आ सकता है, टैन इनवर्स में, हाँ टैन इनवर्स में आ सकता है, ठीक है, टैन इनवर्स में भी आ सकता है। देखो ऐसा था ना वो क्वेश्चन, चलो हम करा देंगे अभी लास्ट में करा देंगे, ठीक है, पहले इसको क्लास के एंड की में करा देंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं कि सपोज एक ग्राउंडेड इन्फानाइट शीट है, ठीक है ना, और ये इन्फानाइट शीट आप समझ जाओगे, ये ऐसे बनाया हुआ है ना कि कंडक्टिंग इन्फानाइट शीट है ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक डाइपोल रख दिया गया, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P है, इसका सेंटर से ये शीट से डिस्टेंस जो है ना वो बेसिकली D है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज फोर्स ऑन डाइपोल, डाइपोल पे फोर्स निकालना है। ओके आप लोग सभी लोग नोट्स आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना, आंसर आप लोगों को करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप लोग नोट्स देखिए, ठीक है, और ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, ओके। देखिए आप लोग क्या आंसर आ रहा है, -6kp² by 2d to the power 4। अच्छा ठीक है वही आंसर होगा, ठीक है। देखो बेसिकली इसमें जो है ना बस आपको ये कर देना है, सॉल्यूशन में हम लोग जैसे ये डाइपोल रखा हुआ है ना यहाँ पे, ये डाइपोल रखा हुआ है, तो आपको पता है कि डाइपोल में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, -q होगा एक +q होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डाइपोल मोमेंट है।
तो हम लोग क्या करेंगे, देखो नेगेटिव का इमेज जो है ना, यहाँ पे जितना डिस्टेंस पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, उतना ही डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बना देना होगा, ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये पॉजिटिव का इमेज जो है यहाँ पे ऐसे नेगेटिव बन जाएगा, तो ये माइनस क्यू हो गया, तो ये फिर से ये एक डाइपोल बन जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है ना। सो दैट्स दी डाइपोल, ठीक है। तो ये डाइपोल बन गया। अब आप देखिए यहाँ से दो डाइपोल एक्सिस के लॉन्ग है, तो हम लोग इसका फोर्स पहले पढ़ चुके हैं डाइपोल टॉपिक में, ठीक है। तो इसका फोर्स ऐसा निकला था 6K, ठीक है ना, 6K P1 इंटू P2, P1 इंटू P2 करोगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और डिवाइड बाय डिस्टेंस का पावर 4 था, तो यहाँ पे 2D है, ठीक है ना, पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे फोर्स अगर निकालेंगे ना, देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स जो लगेगा इसके ऊपर वो अट्रैक्टिव इस डायरेक्शन में, अगर लिखना चाहते हो तो माइनस लिख सकते हो, तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दैट्स द आंसर, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, नेगेटिव एक्स में, ठीक है। सो दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देते हैं, देखो ये क्वेश्चन ऐसा जो है ना ग्रिफिथ की बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये इनफाइनाइट ग्राउंडेड शीट है, और यहाँ से यहाँ पे एक ऐसे करके डाइपोल रखा हुआ है, ये थीटा एंगल है यहाँ से, ठीक है ना, ये डाइपोल है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट टॉर्क ऑन डाइपोल, ठीक है। इस डाइपोल पे टॉर्क निकालना है आपको। You have to calculate torque on dipole. के क्यू स्क्वायर बाई डी। क्यू कहां से आ गया, पी हो के पी स्क्वायर। अच्छा ये डिस्टेंस आप डी मान लोगे, ठीक है ना, दिस डिस्टेंस इज डी, यहां से यहां तक डिस्टेंस डी है। थीटा तो आएगा ये आंसर में, ठीक है, देयर विल बी थीटा आल्सो। p squared by 2dq पी नहीं, थीटा नहीं आ रहा है आंसर में। sin theta into में सर। सर kp स्क्वायर sin थीटा अपॉन 4 dq। ठीक है, चलो देखो हम बनाते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो हम इस ब्लू कलर से लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो इसमें आपको ऐसा देखना होगा कि इसका जो है ना इमेज, जैसे देखिए यहाँ से ये डी डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, तो हम लोग इसका इमेज बनाएंगे पहले। तो ये जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसका नेगेटिव का इमेज जो है ना पॉजिटिव बन जाएगा। तो देखो जितना डिस्टेंस पे है ना ये, ऐसे यहाँ पे ऐसे करके पॉजिटिव इमेज बना दोगे इसका, ठीक है ना, इतने डिस्टेंस पे। तो ये और ये थोड़ा सा पॉजिटिव जो है ना थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो इसका नेगेटिव इमेज थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस पे इधर बनेगा, ठीक है ना। तो ये डाइपोल ऐसे एक बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इमेज डाइपोल होगा पी, ठीक है ना, वो भी ऐसे ही यहाँ पे थीटा एंगल पे होगा, ये दिस विल बी एट थीटा एंगल, ठीक है ना। तो ये इमेज डाइपोल होगा इस तरह से, ठीक है। तो अब इस इमेज डाइपोल का हम लोग फील्ड निकालेंगे और उसके साथ ये क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो टॉर्क ऐसे ऐसे निकलता है ना, P क्रॉस E, ठीक है। तो P देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ठीक है, इस डाइपोल के लिए ना तो एक्सियल लाइन है और ना ही बेसिकली इक्वेटोरियल लाइन है। तो आपको यहाँ पे फील्ड निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बेसिकली
फील्ड ऐसे, जैसे ये डाइपोल है ना, तो इसका हम ऐसे लिख देते हैं, देखो कई तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। इसको आप रिजॉल्व करके लिख दो, पी कॉस थीटा और आई कैप प्लस पी साइन थीटा, ठीक है, और जे कैप, ये ऐसे लिख देंगे, और क्रॉस, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के बाई और डिस्टेंस क्यूब होता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो बेसिकली 2d का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना ये। और बेसिकली हम लोग ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं 3 और पी डॉट, ठीक है ना, फिर यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है पी डॉट आर कैप, ठीक है, आर कैप और इंटू आर कैप होगा माइनस पी वेक्टर, इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें पी को हम मान लो इसको पी प्राइम्ड बोल देते हैं, इसको ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल है ना इसको पी प्राइम्ड बोल देते हैं, ठीक है ना। मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा, पी प्राइम्ड मॉडुलस जो होगा ना दैट विल बी इक्वल टू पी मॉडुलस एक्चुअली, ठीक है ना। जितना डाइपोल मोमेंट इसमें इमेज डाइपोल में भी उतना ही डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए यहाँ से P तो कॉमन है और इससे भी P प्राइम से P आ जाएगा, ठीक है, चलो लिख देंगे उसे हम, ठीक है। तो P और यहाँ तो कॉस थीटा आई कैप और प्लस साइन थीटा जे कैप और बेसिकली K अपॉन 4d क्यूब, ये तो इस तरह से होगा ही, ठीक है ना। अब आप देखिए, सॉरी ये जो 3 है 3, अब इस P को लिखना है, तो देखो इस P को रिजॉल्व करोगे ना, तो इधर कॉस थीटा और इधर माइनस साइन थीटा, एक कंपोनेंट इसका माइनस में नीचे आएगा, तो यहाँ से देखिए P कॉस थीटा और आई कैप और माइनस P साइन थीटा और जे कैप, ये लिखना है हमें, और डॉट आर कैप। तो आर कैप लिखेंगे तो देखिए इसके सेंटर से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना होगा, इसका पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ से आता, 2 का क्यूब 8 नहीं आएगा? हाँ 8 कर दो, ठीक है, तो ये 8 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे 8। तो देखो इसके रिस्पेक्ट में इस डाइपोल का पोजीशन वेक्टर बनाओगे ना, तो वो तो आई कैप बनेगा ना, दैट इज आई कैप, ठीक है ना। तो यहाँ पे डॉट आई कैप हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आप देखिए ऐसे करके फिर आर कैप बाहर है ना, तो ये भी आई कैप हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन आई कैप हो रहा है ना, और माइनस, ठीक है, फिर से ये पी वेक्टर लिखोगे तो पी और यहाँ पे कॉस थीटा और आई कैप और प्लस पी, सॉरी माइनस है नीचे, इसका कंपोनेंट नीचे जा रहा है ना एक, माइनस साइन थीटा और जे कैप, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आप देखिए यहाँ से P डॉट आई करेंगे ना, आई डॉट आई 1 हो जाएगा यहाँ से, तो P कॉस थीटा बच जाएगा ये, ठीक है ना, और फिर आई कैप बच जाएगा, तो यहाँ से आप देखिए दिस बिकम्स K अपॉन 8 इंटू डी क्यूब, 8 इंटू डी क्यूब, और यहाँ से आप देखिए कि P आ गया, और अब हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा आई कैप और प्लस साइन थीटा और जे कैप, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी गेट एक्चुअली, ओके। सो नाउ आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3P कॉस थीटा और ये आई कैप बच रहा है, और माइनस P कॉस थीटा आई कैप और प्लस P साइन थीटा और जे कैप, ऐसा है, ठीक है ना। अच्छा इधर से हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे ना, यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट है, सॉरी ये छूट गया, यहाँ पे देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये क्रॉस ऐसे था, ये क्रॉस प्रोडक्ट है ये, ठीक है ना। तो बस हमें यहाँ से देखिए के पी और डिवाइडेड बाय पी, और इधर से भी पी कॉमन आ जाएगा, तो पी, सॉरी यहाँ पे अब हम पी स्क्वायर लिख देते हैं अपॉन 8d क्यूब हो गया, ठीक है, और कॉस थीटा आई कैप और प्लस साइन थीटा और जे कैप, ठीक है, और यहाँ से इन दोनों में माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2P कॉस थीटा आई कैप और प्लस P साइन थीटा और जे कैप, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से K इंटू पी स्क्वायर अपॉन 8d क्यूब, और आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, आई क्रॉस जे से K हो जाएगा, ठीक है ना। तो P साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और इंटू के कैप, ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। आई क्रॉस जे से K हो जाएगा, और यहाँ जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस, ठीक है ना, 2P, अच्छा P तो हम कॉमन ले चुके थे ना, यहाँ पे P स्क्वायर कर चुके थे, ये P हटा दो यहाँ से, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ से हमारा P हट जाएगा, ठीक है, तो आई क्रॉस जे से K हो गया, ठीक है ना, ये आई क्रॉस आई 0 हो गया था, इसको माइनस करेंगे तो -2, और ठीक है ना साइन थीटा कॉस थीटा और के कैप होगा, ठीक है, दैट्स व्हाट यू गेट, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा के कैप, ठीक है। तो यही रिजल्ट आ रहा है, आप देखिए यहाँ से के पी स्क्वायर अपॉन 8d क्यूब, ठीक है, और ये माइनस साइन हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और इंटू के कैप, ये इसका आंसर होगा, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, टॉर्क निकालेंगे तो ये रिजल्ट आ रहा है, ओके, ठीक है, माइनस के पी स्क्वायर 8d क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा इंटू के कैप, ऑलराइट।
तो बस कॉन्सेप्ट देखो सिंपल है, बस आपको यहाँ पे टॉर्क लिखना था, पी को हमने रिजॉल्व कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखो ये जो लाइन है ना, ये इसका ना तो एक्सियल लाइन है, इस डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन भी नहीं है और परपेंडिकुलर लाइन भी नहीं है। तो एक्सियल लाइन के जैसे हम लोग लिख देते हैं ना थीटा इक्वल टू 0 पुट करके, उस तरह से नहीं लिख सकते हो, तो जनरल फॉर्मूला फील्ड का आपको लिखना पड़ेगा। सो वी आर यूजिंग द जनरल फॉर्मूला ऑफ फील्ड। ओके, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। अब देखो इसी पहले इनफाइनाइट शीट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और कराते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए ये इनफाइनाइट शीट है, ठीक है ना, ये ग्राउंडेड इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, दिस इज इनफाइनाइट शीट, ठीक है, और ये जो है ना डॉट से ये वायर है, दिस इज लेमडा इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट वायर, ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। अब समझ रहे हो, इनफाइनाइट वायर डॉट से बनाने का मतलब ये हो गया कि वायर इधर से जा रहा है ऐसे, ठीक है ना, इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। ओके, तो ये इनफाइनाइट वायर है। तो अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना, दिस डिस्टेंस इज डी एक्चुअली, ठीक है, तो ये डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो हमें बेसिकली बताना है इसमें कि इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी कितना होगा एट सम पॉइंट। जैसे मान लो हम इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, तो सिग्मा इंड्यूस्ड कितना होगा, व्हाट इज सिग्मा इंड्यूस्ड, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। ओके, बता सकते हैं क्या होगा इसका आंसर, व्हाट इज द आंसर? ये क्वेश्चन जेस्ट एग्जाम में पूछा गया था, इरोडोव का क्वेश्चन है, ठीक है ना, इट इज क्वेश्चन फ्रॉम इरोडोव्स बुक, ठीक है, एंड दिस वाज आस्क्ड इन जेस्ट एग्जाम, ठीक है। तो देखो ये मेथड वही हम बता रहे थे ना कि प्रीवियस क्लास में जो बताया गया, जैसे चार्ज क्यू यहाँ पे रखा गया है, ये वायर जो है ना इस तरह से है बेसिकली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्यू जैसे रखा गया था ना, तो क्यू की वजह से आपने देखा कि इस पॉइंट पे हम लोग पहले फील्ड निकाले थे, और ओके इमेज का कॉन्सेप्ट लगा के, तो जैसे लेमडा है ना, तो इस पे पोटेंशियल को जीरो करने के लिए आपको इमेज चार्ज जो है ना माइनस लेमडा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पे माइनस लेमडा हो जाएगा, दिस इज इमेज, ठीक है ना, ये हमारा इमेज चार्ज है, ठीक है। अब हम इन दोनों से फील्ड निकालेंगे, तो देखिए इसका फील्ड आप ऐसे करके ऐसे बनाओगे तो इसका फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, और इसका फील्ड का डायरेक्शन ऐसे करके ऐसे बनाओगे तो ये इधर हो जाएगा फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए, ये आर है, ये डी है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो फील्ड आप निकालेंगे ना, तो लॉन्ग वायर से फील्ड जो होता है वो 2k लेमडा बाई डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड निकालोगे तो ये हो जाएगा 2k लेमडा और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, इसकी वजह से जो फील्ड निकलेगा ना वो ऐसा हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट्स इट्स फील्ड। और इसका भी फील्ड उतना ही आएगा। तो फिर से वही बात होगी, यहाँ पे हम एंगल मान लो पूरा थीटा ले लेते हैं, तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना, दिस इज थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये भी एंगल हमारा थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना, दिस इज थीटा बाई 2, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा बाई 2। यहां से देखिए, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा बाई 2, दिस एंगल इज थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये बेसिकली सिचुएशन है। तो हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे, वी विल रिजॉल्व दिस साइड एंड वी विल रिजॉल्व दिस साइड, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली हमारा रिजल्ट आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालेंगे वहां पे, तो 2k और लेमडा और डिवाइड बाय डिस्टेंस होता है डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, 2k लेमडा डिवाइड बाय डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2, ये बेसिकली यहाँ पे ठीक है ना, 2k लेमडा डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से हमारा, इज दैट ओके? आगे मल्टीप्लाई हाँ, और एक 2, हाँ इससे, हाँ एक इससे भी आएगा और एक कंपोनेंट इससे भी आएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें पता है ना कि लेमडा देखो यहाँ पे है, तो इसके फ्रंट यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो नेगेटिव होगा, तो इसीलिए हम जब इसको हम जानते हैं कि नियर द कंडक्टर फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे ना, तो यहाँ माइनस लगा दोगे 4k और लेमडा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 का वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे, ठीक है। तो ये देखो डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है,
ठीक है, और यहाँ से cos थीटा लिखेंगे ना b बाई एच, तो ये हो जाएगा d और डिवाइड बाय रूट अंडर d स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सॉरी रूट खत्म हो जाएगा। तो अच्छा, ये बेसिकली हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, और एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट देखो, यहाँ पे ये 2 और 2 4 हो गया ना, तो यहाँ से cos थीटा हमने लिख दिया ना, यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू दिस लिख दिया, तो बस यही हमारा आंसर है। अब इसको k का वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन लिखोगे ना, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लेमडा इंटू डी और डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना, और इंटू पाई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये इसका इंड्यूस चार्ज डेंसिटी हो गया। ठीक है, अब अगर देखो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी इस फिगर के अकॉर्डिंग ये आंसर करेक्ट है। बस अब आपको देखो, इफ शीट इज एक्स वाई, मान लो शीट जो है ना एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एंड वायर, ये जो वायर जिसकी चार्ज डेंसिटी लेमडा है ना, लेमडा इज पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन, ये पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन है। ठीक है ना, तो फिर सिग्मा का वैल्यू आपको बताना है, सिग्मा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, सो इफ शीट इज एक्स वाई प्लेन एंड वायर इज पैरेलल टू एक्स वाई एक्स डायरेक्शन, तो सिग्मा को हम कैसे लिखेंगे। लास्ट क्लास में जैसे बताया था ना, देखो पॉइंट चार्ज वाले केस में कि अगर ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना, इट इज एक्स वाई प्लेन, तो आर की जगह पे हम लोग लिख दिए थे एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह लिख दिए थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें देखो इसमें समझना है कि कैसे लिखा जाएगा, तो देखो इसका सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है ना, ये ऐसा है, देखिए यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए ये इनफाइनाइट शीट है और ये डायरेक्शन हमारा ये ऐसा है, देखिए दिस डायरेक्शन इज एक्स डायरेक्शन और ये डायरेक्शन हमारा वाई डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज वाई डायरेक्शन। अब आप देखिए यहाँ से ये हमारा वायर जो है ना वो ऐसा है, ठीक है ना, इट इज दिस इज द वायर, ये इसकी चार्ज डेंसिटी लेमडा है, इट इज पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन। ठीक है ना, तो देखो क्या है कि वायर तो हर जगह में है ना, तो एक्स डायरेक्शन में आप मूव करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वायर देखो इस पॉइंट यहाँ पे देखोगे तो इस पॉइंट के भी फ्रंट में वायर होगा, इस पॉइंट के भी फ्रंट में वायर होगा। जैसे ये पॉइंट है आप देखिए यहाँ पे, तो इसके फ्रंट में ये पॉइंट आ जाएगा, इसके फ्रंट में ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसके मतलब एक्स डायरेक्शन में क्योंकि वायर है ना, तो एक्स डायरेक्शन में चार्ज डेंसिटी चेंज नहीं होगा, एवरीवेयर चार्ज डेंसिटी विल रिमेन द सेम इन एक्स डायरेक्शन। ओके, सिर्फ हम जब वाई डायरेक्शन में मूव करेंगे ना, तो आप क्या होगा कि व्हेन यू मूव अवे इन वाई डायरेक्शन, बेसिकली यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द वायर। ओके, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द वायर। ओके, दैट्स व्हाई इन दिस केस चार्ज जो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी होगा ना, दैट विल बी फंक्शन ऑफ वाई ओनली। तो इसीलिए ध्यान रखोगे कि इसमें फिर सिग्मा जो आप लिखेंगे ना, सिग्मा इज इक्वल टू, जैसे यहाँ से देखिए आंसर जो आया है हमारा, ठीक है ना, आंसर इज माइनस लेमडा डी और डिवाइड बाई पाई इंटू, और यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस आपको वाई स्क्वायर लिखना होगा। ठीक है ना, ये इस चीज पे ध्यान दोगे। ठीक है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली। जानते हो जेस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन जब पूछा गया था ना, देखो हम यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं कि दिस क्वेश्चन इज गिवन इन इरोडोस बुक, इरोडो में दिया हुआ है, और ये जेस्ट में ही पूछा गया है। तो जेस्ट के पेपर में भी ये मिस्टेक था। ठीक है, कि उन्होंने मतलब ये बता रखा था कि बेसिकली वायर इज इन एक्स डायरेक्शन, और लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है ना उन्होंने आंसर में दे रखा था डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये आर को रिप्लेस कर दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। ऐसा नहीं होगा, फिर बाद में जानते हो मार्क्स टू ऑल चला गया उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मार्क्स टू ऑल दिया गया फिर उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि क्योंकि वायर पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन में चार्ज डेंसिटी चेंज नहीं होगा। ओके, वाई में सिर्फ चेंज होगा। ठीक है, तो इसी तरह से मतलब जिस डायरेक्शन के भी पैरेलल रहेगा ना, वो डायरेक्शन यहाँ पे नहीं आएगा। अगर बोल दिया गया वायर इज पैरेलल टू वाई डायरेक्शन, तो फिर यहाँ पे वाई नहीं आएगा, फिर यहाँ पे सिर्फ एक्स आएगा। ओके, ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इंड्यूस चार्ज। तो मेथड सभी का सेम है, देखो पॉइंट चार्ज का जैसे निकाला गया उसी तरीके से हम लोग इसमें भी निकालेंगे। इसके मतलब नियर द शीट फील्ड निकालना होता है, ठीक है ना, किसी पॉइंट पे, और फिर उसको इक्वेट कर देते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से। बस हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज है, तो बस यहाँ पे नेगेटिव लगा देते हैं। ठीक है ना, सो दैट गिव्स यू दी आंसर। ओके, एक क्वेश्चन देखो और हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन इरोडो में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, इनफाइनाइट शीट, और ये ग्राउंडेड है। अब इसके सामने में यहाँ पे हमने एक ऐसे करके रिंग रख दिया है। ठीक है ना, दिस इज अ रिंग। ठीक है, तो ये एक रिंग रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये इस तरह से इसका सेंटर है। ठीक है, इसका रेडियस आर है। ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लो कुछ भी ऐसे डी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पे चार्ज क्यू दिया हुआ है, तो हमें इस पॉइंट पे देखो, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे हमें सिग्मा इंड्यूस निकालना है, सिग्मा इंड्यूस्ड।
एग्जैक्टली इस पॉइंट पे और किसी पॉइंट पे नहीं है, ठीक है ना। सो यू हैव टू कैलकुलेट सिग्मा इंड्यूस्ड एट दिस पॉइंट। बस बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा। व्हाट्स द आंसर? Sir, minus 2KQD epsilon naught R square plus T upon R square plus D square to the power 3/2. -2KQ आएगा, है ना। ठीक है, देखो बस सिंपल है कि यहाँ पे फील्ड निकालेंगे तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करना है कि एक इमेज पहले हम लोग यहाँ पे देखो सॉल्यूशन के लिए कलर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐसे उतना ही डिस्टेंस पे ऑलमोस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे पहले तो आप ऐसे बना दोगे, ठीक है ना। ये हमारा ये इमेज रिंग हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें चार्ज -Q हो जाएगा, ये इमेज है, इमेज रिंग, ठीक है। आपसे कोई अगर पूछता है ना कि हम लोग इमेज रिंग क्यों बनाते हैं, तो आंसर इसका बस यही है, टू मेंटेन दी जीरो पोटेंशियल, ठीक है ना। जीरो पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये इमेज जो चार्जेस हम लोग बनाते हैं, इमेज चार्जेस, इसका मेन बेसिकली रोल यही है, ठीक है ना। इमेज चार्जेस का कि हम लोग इमेज चार्जेस का रोल यही है कि हम लोग जो भी शीट यहाँ पे दिया हुआ है उस पर जीरो पोटेंशियल क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा है और इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है ना। तो पॉजिटिव, ठीक है, टोटल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट हियर, ओके। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे। ये पॉइंट मान लो O है, तो फील्ड एट O निकालेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो इसकी वजह से फील्ड निकलेगा और इसकी वजह से फील्ड निकलेगा, दोनों का डबल हो जाएगा। तो 2KQ, जैसे 2 फैक्टर इसीलिए लिख रहे हैं, दोनों का डबल ऐड हो जाएगा फील्ड। तो ये फील्ड ऐसा होता है ना, KQ इंटू D और डिवाइडेड बाई रूट अंडर, सॉरी यहाँ पे होता है D² प्लस R² पावर 3/2 हो जाता है, ठीक है ना। तो ट्वाइस कर दिया गया। अब इसकी जगह फील्ड लिखोगे ना तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, तो ये -2KQ, ठीक है ना, और इंटू D और डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, D² प्लस K² लिख देंगे, ठीक है, पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट यू गेट। तो K का वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देन ठीक है, तो K का वैल्यू देखो, इसको बहुत प्रिसाइज अगर मतलब जैसे मान लो आप कभी जानते हो, देखो एक होता है ना कि अभी तो हम मान लीजिए आंसर निकालने के लिए माइनस लगा दिए, ठीक है ना। सपोज यू आर राइटिंग ए बुक, ओके, तो आप बुक में कैसे लिखोगे। तो देखो अगर हम बुकिश लैंग्वेज की बात करें ना, बुकिश लैंग्वेज के हम बुक में कैसे लिखेंगे, तो उसका तरीका ये होता है कि हम देखो यहाँ पे फील्ड ऐसे लिखेंगे, फील्ड इज इक्वल टू यहाँ पे लगा देंगे -I कैप, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का फील्ड यहाँ पे इस पॉइंट पे लगाओगे तो इधर -I कैप डायरेक्शन हो रहा है। अब हम फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हम जानते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू नियर द कंडक्टर फील्ड इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। तो हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, यहाँ पे -I कैप होगा, ठीक है ना। ये बुकिश लैंग्वेज हम बता रहे हैं आपको। तो फिर एन कैप जो है ना, यहाँ पे देखो जैसे हम इस राइट साइड में निकाल रहे हैं ना चार्ज डेंसिटी, लेफ्ट साइड में नहीं निकाल रहे हैं, राइट साइड में, ये राइट में रखा हुआ है ना, इस ग्राउंडेड शीट के राइट साइड में। तो राइट साइड में नॉर्मल आप बनाओगे ना, ऐसे नॉर्मल जो होगा दैट विल बी I कैप। तो फिर यहाँ पे एन कैप की जगह I कैप लिख दिया जाएगा। तो फिर यहाँ पे I कैप, एन कैप की जगह आप I कैप लिखोगे, तो फिर I कैप का कोएफिशिएंट दोनों साइड से इक्वेट करेंगे, तो सिग्मा इज इक्वल टू, ठीक है, K का वैल्यू पुट करोगे तो Q -Q इंटू D अपॉन यहाँ से 2 पाई, यहाँ से एक 2 कैंसिल होगा और पाई बच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई और D² प्लस R² और पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर है, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो अगर आप मतलब ये वेक्टर वगैरह बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कॉमन सेंस लगा देना है अपना कि यहाँ पे नेगेटिव आना है, बस नेगेटिव करके डायरेक्ट लिख देंगे, बस फील्ड की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी गेट द इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी एट दिस लोकेशन, ओके, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कैलकुलेशंस हो गए रिलेटेड टू इमेज मेथड, ओके। तो अब हम लोग देखिए नेक्स्ट जो है ना, इनफाइनाइट शीट से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर का केस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। इमेज मेथड for grounded
स्फीयर, इमेज मेथड फॉर ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, तो ये देखिए, सपोज मान लेते हैं कि कोई ग्राउंड कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है ना, दिस इज कंडक्टिंग स्फीयर। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है ना गेट एग्जाम में पर्टिकुलरली पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको हमने ऐसे ग्राउंड कर रखा है, ठीक है। इसका रेडियस आप मान लीजिए कि r है, ठीक है। और हमने एक चार्ज q यहाँ पे रखा है, यहाँ पे, ठीक है ना, चार्ज q। इसका एक मिनट समझ जाओगे, ठीक है ना। ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है ये d दिया हुआ है, मान लो दिस डिस्टेंस इज d, ठीक है। सो चार्ज हैज बीन केप्ट एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम हियर। ओके, तो देखिए ऐसा सिचुएशन है, ये लाइन ज्वाइनिंग हो गया, ठीक है। तो हमें ये तो आपको बताया गया ना कि इफ यू पुट ए चार्ज q, तो ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इस पे किस तरह का चार्ज इंड्यूस होगा, कैसा होगा बताइए, याद है? इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव होगा। विल यू गेट नेगेटिव दिस साइड लाइक दिस एंड पॉजिटिव दिस साइड, ऐसा होगा? यस यस सर, और ऐसा होगा, बताइए क्या बताए थे हम इसमें? विल इट बी समथिंग लाइक दिस? एक बार नोट्स निकाल के देखो तो समझ में आएगा आप लोगों को। नोट्स रिवाइज क्या करो, हम बोलते हैं रिवाइज क्या करो, ठीक है। साइड में ज्यादा नेगेटिव होगा, नेगेटिव ही होगा और इधर डेंस होगा। हाँ, ये बताया था ना, चारों तरफ नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखोगे। इसमें जो है ना, इधर इधर ये सारा जो है ना, ये सब नेगेटिव ही होता है, ठीक है ना, कहीं पे भी पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है। ये सारा, ओ सॉरी, ये सब नेगेटिव होता है, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। ये सब सब जो है ना, ये नेगेटिव होता है, ठीक है, ये सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है, ऑल दीज आर नेगेटिव एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब नेगेटिव होगा। तो क्योंकि देखो हम लॉजिक बताए थे ना, इसमें लॉजिक ये होता है इसका कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटिंग पॉजिटिव पोटेंशियल। तो हमें ग्राउंडेड का पोटेंशियल को जीरो करने के लिए, हमें नेगेटिव चार्ज ही तो चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, वी विल गेट नेगेटिव हियर, ठीक है। तो ये नेगेटिव आ जाएगा, इज दैट ओके? सो दैट्स व्हाट यू गेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से ज्यादा नेगेटिव होगा, ठीक है ना, और इधर थोड़ा कम नेगेटिव होता है, ठीक है, इधर ज्यादा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये जानते हो, डायरेक्टली ये फॉर्मूला फिगर ही पूछ दिया गया था टीएफआर के एग्जाम में, ठीक है, कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होता है, ठीक है, अगर ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर के सामने एक पॉइंट चार्ज रखते हैं तो, ठीक है। सो दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, दिस साइड इज मोर नेगेटिव, दिस साइड इज लेस नेगेटिव, ओके। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट, ओके। तो अब देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना, जैसे अगर मान लो इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है, ओके, और व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना, मतलब टू आंसर सच क्वेश्चन इज नॉट इजी, ओके, बिकॉज दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नोन। सो इफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नोन, वी कैन नॉट फाइंड फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, ओके। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इमेज मेथड लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका एक जनरल इमेज मेथड होता है, ठीक है ना, वो हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो देखो, इसके लिए हम लोग, देखो अब पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं इसमें कि अगर ये चार्ज क्यू है ना, तो ये कंडक्टर है, तो इसके अंदर में यहाँ पे फील्ड जीरो है, ठीक है ना, पोटेंशियल भी निकालोगे तो वो भी जीरो होगा हर जगह पे अंदर में। तो हमें जानते हो, अंदर में कुछ भी हमारे लिए अननोन नहीं है, देयर इज नथिंग अननोन इनसाइड, ओके। अंदर में फील्ड जीरो है, पोटेंशियल जीरो है, सब कुछ, एवरीथिंग इज नोन फॉर इनसाइड रीजन, ओके। तो जो भी अननोन है ना, वो आउटसाइड रीजन के लिए अननोन है, ठीक है ना। तो हम देखो, ये जो कंडक्टर है ना, ये क्लोज्ड स्फीयर है ना, दिस इज स्फीयर, ओके। तो ये पूरे स्पेस को दो पार्ट में क्लियरली डिस्टिंक्ट टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इट इज डिवाइडिंग द होल स्पेस इनटू टू क्लियर डिस्टिंक्ट पार्ट्स, ओके। एक है, आप देखिए, इनर रीजन और एक है आउटर रीजन। तो इनर रीजन और आउटर रीजन में ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो इनर और आउटर रीजन में दोनों इसे स्पेस को डिवाइड कर रहा है। तो इनर रीजन का हमें सब कुछ रिजल्ट पता है, तो आउटर रीजन में हमें कैलकुलेशन करना है। तो हम यूनिकनेस थ्योरम यूज करेंगे कि अगर आपको आउटर रीजन में कोई कैलकुलेशन करना है ना, यू कैन ऑलवेज मेक सम मॉडिफिकेशन इन इनर रीजन, ओके। आउटर रीजन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, दैट्स व्हाट यूनिकनेस थ्योरम सेज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखो क्या करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना, वी मॉडिफाई इट, इसे मॉडिफाई करेंगे। तो इसको मॉडिफाई इस तरह से कर दिया जाता है, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे एक स्फीयर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी चार्ज वगैरह जूम नहीं करेंगे, सरफेस का चार्ज को हटा देंगे।
यूनिकनेस थ्योरम में आपको बताया गया था कि दो चीजें हम लोग चेंज नहीं करते हैं, एक हम लोग रो नहीं चेंज करते हैं और एक बाउंड्री कंडीशन चेंज नहीं करते हैं. these two things we do not change. Okay, according to uniqueness theorem, if you do not change these two things, then potential in that region will not change. Okay, या फिर उस रीजन में पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, फील्ड चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो हम लोग यही करते हैं इसमें. देखिए व्हाट वी डू इज बेसिकली हम लोग यहाँ से जैसे ये चार्ज क्यू रखा हुआ है तो यहाँ पे क्यू रहने देते हैं. ठीक है ना, ग्राउंडिंग हटा दिए, सरफेस का चार्ज हटा दिए, रो चेंज नहीं कर रहे, वॉल्यूम का चार्ज को चेंज नहीं कर रहे, और हम यहाँ पे एक इमेज चार्ज लिख देते हैं. ठीक है ना, ये क्यू डैश, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि एक्स है. ठीक है ना, तो अब हम ये कहते हैं कि ये क्यू डैश का पोजीशन ऐसा लिया जा रहा है ना, और वैल्यू ऐसा लिया जाएगा कि इट विल इंश्योर दैट एवरीवेयर पोटेंशियल इज जीरो. ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग लिखेंगे कि लेट क्यू डैश, सॉरी एक्स, या ऐसे लिखो क्यू डैश और एक्स. ठीक है ना, क्यू डैश एंड कर देते हैं, एंड एक्स आर सच दैट, ये कुछ ऐसे हैं सच दैट पोटेंशियल डजंट चेंज. ठीक है, एनी, ठीक है ना, सॉरी पोटेंशियल सच दैट पोटेंशियल, ऐसे लिख दो, पोटेंशियल बिकम्स जीरो एट ऑल पॉइंट्स. ठीक है ना, पोटेंशियल बिकम जीरो एट ऑल पॉइंट्स ऑन स्फीयर. तो हम मानकर चल रहे हैं कि इसका वैल्यू ऐसा है ना, इन दोनों का पोजीशन और वैल्यू ऐसा है कि हर जगह पोटेंशियल जीरो हो जाएगा. तो मतलब पोटेंशियल देखो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा. मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एट ए इज जीरो. ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना, ये डी दिया हुआ था. ठीक है, और ये रेडियस तो आर है, आप जानते हैं. ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि हम पोटेंशियल एट ए जीरो करेंगे ना, तो अब पोटेंशियल इससे निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा के क्यू बाई, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये देखिए आर है और ये पूरा डी था, तो ये डी माइनस आर हो जाएगा. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी माइनस आर. ओके, और प्लस के क्यू डैश, इसकी वजह से क्यू डैश से यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे तो ये आर माइनस एक्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो. और एक आएगा पोटेंशियल एट बी, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1. ठीक है ना, और पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू जीरो करोगे तो पोटेंशियल एट बी यहाँ पे जीरो निकालेंगे ना, तो देखो पहले के क्यू और डिवाइडेड बाई, इससे यहाँ पे डिस्टेंस हो जा रहा है डी प्लस आर. ठीक है, और प्लस, ठीक है, फिर यहाँ से इससे निकालोगे के क्यू डैश, इसकी वजह से के क्यू डैश अपॉन ये आर प्लस एक्स हो जाएगा, आर प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो. ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया. ठीक है ना, दैट्स द इक्वेशन. ओके, तो ये आप देखिए. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है ना, तो अब हम देखो दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे. सॉल्व, तो आप सॉल्व करके देख लोगे इसे, सॉल्व 1 and 2. तो 1 and 2 को सॉल्व करोगे ना, तो इससे हमारा रिजल्ट आ जाएगा. देखो क्यू डैश इक्वल टू आ जाता है माइनस क्यू इंटू आर बाई डी. ठीक है ना, दिस यू विल गेट. ओके, और बेसिकली क्यू सॉरी एक्स का वैल्यू जो निकलेगा ना, सॉरी एक्स इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई डी होगा. ठीक है, तो ये दोनों को सॉल्व करके आप ये रिजल्ट निकाल सकते हैं. ठीक है ना, क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू आर बाई डी एंड एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर बाई डी. ठीक है, दैट्स व्हाट यू गेट. ठीक है, तो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं. तो मतलब हम ये कह सकते हैं जब भी कोई ग्राउंडेड इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट होगा तो उसके सामने अगर कोई चार्ज क्यू रखते हैं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इस प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, इस पे फोकस करना है. एक चार्ज हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, जिसका वैल्यू इतना लिख दिया गया, और क्या बोलते हैं इमेज चार्ज जो लिया जाएगा, ठीक है, उसका लोकेशन इस इतने डिस्टेंस पे होगा, आर स्क्वायर बाई डी. ठीक है, तो इन दोनों को यूज करके हम लोग सभी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए इस पे फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालेंगे तो के क्यू इंटू क्यू डैश अपॉन डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा बेसिकली डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ओके, सो इन दैट वे वी कैन राइट दी फोर्स. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फोर्स लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, सो वी कैन राइट फोर्स इन दिस वे. ठीक है, तो इसे याद रखोगे, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली इमेज चार्ज का वैल्यू वगैरह निकालने के लिए भी आ जाता है. ठीक है ना, तो जैसे इमेज कभी जैसे गेट एग्जाम में आप देखोगे ये डिस्टेंस ऐसे, ये जो डी डिस्टेंस है ना, इसको 2r दिया हुआ था, इसे 2r दे करके और पूछ दिया कि इमेज चार्ज का वैल्यू कितना होगा, इमेज चार्ज का पोजीशन क्या होगा. ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है, ओके, नाउ इसमें आप देख रहे हो ये जो रिजल्ट आया क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू आर बाई डी, ये हम लोग पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि इसमें जो इंड्यूस चार्ज निकलता है ना,
ये जो इंड्यूस चार्ज है इसका वैल्यू भी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास में बताया गया था आप लोगों को प्रीवियस क्लास में। ये जो क्यू इंड्यूस्ड है इसका वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, याद है ना? क्यू इंड्यूस्ड का वैल्यू माइनस क्यू आर बाई डी निकला था, याद है कैसे निकाले थे? डू यू रिमेंबर हाउ इट वाज कैलकुलेटेड? कैसे हम लोग कैलकुलेट किए थे? ये ऐसा नहीं कि अभी इमेज चार्ज इतना आ गया तो हम इसलिए इतना लिख दे रहे हैं, ठीक है ना? ध्यान रखोगे इमेज चार्ज का वैल्यू देखो इतना निकला है माइनस क्यू आर बाई डी, तो हम लोग ये पहले से हम जानते हैं कि ये जो इंड्यूस चार्ज है ना वो इतना आया था, याद है? इसको निकालने के लिए हम लोग पोटेंशियल एट सेंटर को जीरो किए थे, पोटेंशियल एट सेंटर निकालकर हम लोग कैलकुलेट किए थे, ठीक है ना? तो इसको भी याद रखोगे, इमेज इसमें जो इंड्यूस चार्ज आता है ना वो इमेज चार्ज के इक्वल ही है, ठीक है ना? मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में ऐसा ही होता है, इमेज चार्ज इंड्यूस चार्ज इज एक्चुअली इक्वल टू इमेज चार्ज, ठीक है ना? लेकिन ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अब देखो ये जो डिस्कशन है ना, दिस डिस्कशन इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर व्हेन दिस चार्ज इज इनसाइड, ओके? रिमेंबर दिस discussion is also applicable when Q is inside। अगर Q inside है ना तो भी ये डिस्कशन अप्लीकेबल है। इसका मतलब ये है, देखो जैसे मान लीजिए ये हमारा स्फेयर है, ठीक है ना? दिस इज अ स्फेयर। अब हम लोग यहाँ से, ठीक है, सपोज एक चार्ज Q यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, वी पुट ए चार्ज Q, ठीक है, और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमने D दे दिया है, ठीक है ना, D, और ये ग्राउंड कर दिया गया, ठीक है ना? तो आप ग्राउंड करेंगे ना तो इसमें, इस केस में देखो बाहर में फील्ड वगैरह सब कुछ जीरो है, ठीक है ना? फील्ड जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ग्राउंडिंग वाले में कि अगर चार्ज अंदर रखते हो ना और स्फीयर को आप ग्राउंड करेंगे तो आउटर सरफेस का चार्ज जीरो हो जाता है। तो आउटर सरफेस का चार्ज जीरो होने की वजह से, ठीक है, एक्चुअली इसमें बाहर में, क्योंकि हम ये बताए थे कि कंप्लीटली आउटसाइड रीजन में जो फील्ड डिसाइड होता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द आउटर चार्ज, ओके? तो आउटर सरफेस पे चार्ज अगर जीरो है तो बाहर में फील्ड पोटेंशियल सब कुछ जीरो आ जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ से देखिए बेसिकली इसको थोड़ा हम ऐसे बना दें, अगर देखो यहाँ पे तो ये जो है ना हमारा इस तरह से है, ये स्फीयर थोड़ा थिक बनाकर दिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना? इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा क्लियर आप समझ जाओगे इसका मतलब क्या है, ठीक है ना? ये तो देखो इसमें क्या होगा कि इसमें जो है ना जब आप चार्ज यहाँ पे देखेंगे तो, सॉरी, इसमें जो है ना चार्ज इस तरह से इंड्यूस होगा, ठीक है? हियर देयर विल बी नेगेटिव चार्जेस लाइक दिस, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा नेगेटिव, इधर कम नेगेटिव हो जाएगा, इस तरह से नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे इंड्यूस हो जाएंगे, ठीक है ना? देयर विल बी नेगेटिव चार्जेस, ठीक है? तो ये नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो गए, ठीक है? और बाहर में जो है ना, बाहर वाले सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, देयर विल नॉट बी एनी चार्ज, क्योंकि इसको ग्राउंड किया गया ना। जब ग्राउंड करते हैं ना तो आउटर लेयर का चार्ज सारा जीरो हो जाता है, ठीक है? सो दैट्स द कॉन्सेप्ट हियर, ओके? तो इस केस में देखिए अब बाहर में तो फील्ड वगैरह नोन है, अब मान लीजिए अंदर में कोई कैलकुलेशन करना है तो इसके लिए इसको हम मॉडिफाई ऐसे करते हैं, ठीक है ना? देखो इसको मॉडिफाई करते हैं ना तो हम लोग इसके लिए फिर ऐसा फिगर बनाएंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे ये हमारा स्फीयर है, ठीक है? यहाँ पे हमारा चार्ज Q दिया हुआ है, दिस चार्ज Q इज देयर, ठीक है ना, D डिस्टेंस पे। तो हम एक इमेज चार्ज यहाँ पे रखेंगे Q डैश, और इसका सेंटर से डिस्टेंस जो है ना x लिखेंगे, जैसे इसमें भी लिखा गया था ना, देखो नोटेशन सेम रहेगा सब कुछ, ठीक है ना? कि जैसे इसमें लिखा गया कि देखो इमेज चार्ज जो है हमारा Q डैश वो सेंटर से x डिस्टेंस में है, तो यहाँ पे भी वही नोटेशन लिखा जाएगा, इमेज चार्ज इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, ठीक है? फिर से इसमें भी वैसे ही प्रोसीड करोगे कि मान लो एक पॉइंट A ले लिया, एक पॉइंट B ले लिया, ठीक है ना? और पॉइंट A पे पोटेंशियल जीरो है, B पे जीरो है, ठीक है ना? तो इस तरह से, क्योंकि ये ग्राउंडेड है ना तो हर जगह पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, ठीक है? उसी तरह सॉल्व करेंगे तो इसमें भी वही रिजल्ट आता है, Q डैश निकालोगे ना तो माइनस Q इंटू R बाई डी आता है, ठीक है? और x इक्वल टू आप R स्क्वायर बाई डी आ जाता है, ठीक है ना? सो दैट्स व्हाट यू गेट, यही रिजल्ट है, यू गेट द सेम रिजल्ट, ओके? सो दैट्स द कॉन्सेप्ट हियर, ओके? तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? ओके तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें जैसे कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, जैसे मान लीजिए अब हम इसमें फर्दर ऐड करते हैं, अगर सपोज करो इसमें हम फोर्स ऑन क्यू निकालना चाहते हैं, फोर्स ऑन क्यू, तो फोर्स ऑन क्यू आप देख रहे हो यहाँ से के क्यू इंटू क्यू डैश अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर आप लिख सकते हो, तो डिस्टेंस यहाँ पे डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो के और मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं, मान लो, चलो ठीक है, क्यू डैश का वैल्यू लिख देंगे तो माइनस के क्यू स्क्वायर आर बाई डी हो जाएगा, क्योंकि इससे क्यू है और इसमें भी एक क्यू आएगा, तो माइनस के क्यू आर बाई डी, ठीक है ना? और डिस्टेंस ये डी माइनस और एक्स की जगह आप लिख दोगे आर स्क्वायर बाई डी, ठीक है ना?
यहाँ से देखो Q और Q डैश के बीच में डिस्टेंस यही होगा ना, Q और Q डैश के बीच में d माइनस एक्स हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो माइनस के क्यू स्क्वायर और इंटू आर और इंटू डी और डिवाइडेड बाय, ठीक है, हियर यू गेट डी स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, ठीक है, दैट्स द आंसर। तो माइनस के क्यू स्क्वायर आर डी और डिवाइड बाय डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा फोर्स ऑन क्यू का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोलते हैं, ठीक है, तो क्या आंसर होगा? कैन एनीवन टेल व्हाट इज द आंसर? लास्ट क्लास में ऐसे बताया गया, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है ना। इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी तो हम ऐसे निकाल रहे थे ना, देखो वन बेसिकली 1/2 और v इंटू डी क्यू लिख रहे थे, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू, और जैसे मान लो ये चार्ज हम डी क्यू की जगह पे मतलब इस चार्ज को लिखते हैं क्यू, तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा बिकॉज ऑफ अदर चार्ज में मतलब यही चार्ज होगा, ठीक है ना। तो इससे पोटेंशियल निकालोगे तो के क्यू डैश अपॉन डिस्टेंस डी माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर आप देखिए जैसे एक्चुअल प्रॉब्लम में जैसे ये चार्ज है और फिर ये चार्ज है, इन चार्जेस कंसीडर करोगे तो इनके लोकेशन पे तो पोटेंशियल जीरो है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल को जीरो पुट करने पे वो जीरो हो जाएगा, तो बस कंट्रीब्यूशन इतना ही आएगा। इस चार्ज को लिखेंगे और इस चार्ज के लोकेशन पे पोटेंशियल निकालना है, तो इस चार्ज का लोकेशन पोटेंशियल निकालने के लिए इस इमेज चार्ज का हेल्प लिया जाएगा, ओके। तो यही इसका इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो क्यू डैश का वैल्यू पुट कर दोगे तो फिर से वही आ जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस के क्यू स्क्वायर आर बाई डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू और डी माइनस और एक्स की जगह आर स्क्वायर बाई डी होगा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो अब देख लीजिए इसका आंसर कितना, डी और डी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के क्यू स्क्वायर और इंटू आर और डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स और यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा, ठीक है, दैट्स व्हाट वी गेट। तो ये हमारा इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगा। दैट्स द इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये सभी बेसिक क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन जो है ना इसमें पूछा गया था टीएफआर एग्जाम में कि जैसे ये अभी हम लोग इनफाइनाइट शीट में डिस्कस किए ना, इनफाइनाइट शीट के सामने डाइपोल रख दिया गया, तो उसका इमेज देखो, इनफाइनाइट शीट के सामने डाइपोल अगर पी रखते हो ना तो उसका इमेज डाइपोल भी पी बनता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना। इमेज डाइपोल इनफाइनाइट शीट के सामने इमेज डाइपोल सेम रहता है, बट कंडक्टिंग शीट के सामने डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना। देखो डाइपोल in front of conducting sheet, ठीक है। अच्छा आप बताइए, आप लोग को अभी जैसे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग को क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ ईएमटी में? ऐसा लग रहा है कि बहुत फास्ट जा रहे हैं क्या? नहीं सर, अभी अच्छे से समझ आ रहा है। तो थोड़ा फास्ट लग रहा है। थोड़ा नहीं, देखो इतना फास्ट तो सीखना ही पड़ेगा, अब इतना स्लो भी पढ़ाएंगे तो फिर कोर्स ही नहीं खत्म होगा, ठीक है। ईएमटी बहुत मतलब जानते हो नोटोरियस सब्जेक्ट है, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। नोटोरियस कहने का मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, आपका इतना टाइम खा जाएगा ना, ये इतना टाइम कंज्यूम हो जाएगा इसमें कि दूसरे सब्जेक्ट में फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा स्पीड जो है ना थोड़ा सा आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जानते हो एक्चुअली प्रॉब्लम जानते हो क्या है ईएमटी के साथ? ईएमटी जानते हो आप स्टार्ट हो जाता है 12th क्लास से। अब आप 12th क्लास का सब पढ़ते हो इसमें, ठीक है। अगर हम ऐसे पढ़ाएं कि आपने 12th में ये पढ़ा हुआ है उसके आगे पढ़ाते हैं तब तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि सब कुछ पढ़ाना पड़ता है ना, 12th के क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसमें। अब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लॉन्ग लाइन चार्ज, आप बताइए 12th क्लास में ये सब पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? लॉन्ग लाइन चार्ज का फील्ड यहाँ पे कितना निकलता है, ऐसे लिखते हैं 2k लैम्डा बाई आर, तो ये सब पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो क्लास 12th में? पढ़े सर। तो अगर हम ऐसे पढ़ाएं कि आप 12th क्लास में जितना पढ़े हैं हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आप वो सब जानते हैं, फिर तो आप बहुत जल्दी हो जाएगा हम, ठीक है। लेकिन एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है ये, ठीक है। तो अब देखिए जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड पोटेंशियल सब कुछ क्लास 12th में पढ़ाया जाता है, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस किए थोड़ा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। अब गॉस लॉ है, गॉस लॉ भी, फ्लक्स है, ये सब कुछ क्लास 12th में पढ़ते हैं आप, ठीक है। तो इसको पढ़ना ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है ना। जानते हो जो चीज बेसिकली बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना उसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब देखो क्वांटम हम पढ़ाएंगे ना तो उतना फास्ट नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वांटम जो है बेसिकली 12th में स्टार्ट नहीं होता है, वो बीएससी से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्वांटम थोड़ा स्लो चलेगा, जैसे कल भी हम पढ़ा रहे थे थोड़ा स्लो पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। तो ये हम बता रहे हैं ना आपको, बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है अगर हम आराम आराम से पढ़ाते हैं इसको तो बहुत डिटेल में। सर
सर डायपोल तक तो नहीं लग रहा था कि यूनिकनेस जहाँ से स्टार्ट हुआ वहां थोड़ा सा कैच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था। तो यूनिकनेस थ्योरम में तो बस यही बताया गया ना कि दो चीजें जो हम लोग बस देखते हैं कि रो और बाउंड्री कंडीशन वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी बस यही तो ये किया जा सर रहा है देखो। एप्लीकेशन के लिए सर थोड़ा क्वेश्चन करना होगा तो हाँ तो क्वेश्चन का तो करा देंगे, ठीक है ना। तो ये तो क्वेश्चन ही तो चल रहा है ये सभी, ठीक है। देखो डाइपोल इन फ्रंट ऑफ कंडक्टिंग शीट, कंडक्टिंग स्फेयर, सॉरी शीट नहीं स्फेयर है ये, ठीक है। तो ये स्फेयर है, तो डाइपोल इन फ्रंट ऑफ कंडक्टिंग स्फेयर। तो सर क्वांटम का सिलेबस कम है क्या सर ईएमटी से? क्वांटम जल्दी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, ईएमटी में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। ईएमटी में एक्चुअली जानते हो इतने सारे सब टॉपिक्स है ना, बहुत ज्यादा सब टॉपिक है। अब जैसे मान लीजिए आप क्वांटम पढ़ोगे ना, तो देखो आप श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ोगे, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन। अब इसके एप्लीकेशन देखो क्या क्या है। आप बॉक्स पढ़ोगे, पोटेंशियल बॉक्स, ठीक है ना, पोटेंशियल बॉक्स। पोटेंशियल बॉक्स में क्या है, 1D 2D और 3D, ठीक है। तो ये पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ोगे, ठीक है ना, स्टेप पोटेंशियल पढ़ोगे, ठीक है, और बहुत ज्यादा बैरियर पढ़ोगे, ठीक है ना, बैरियर। तो ये बेसिक जो भी है, ठीक है ना, ये बैरियर। तो ये मतलब 4-5 एप्लीकेशंस होंगे इसके, ठीक है ना, श्रोडिंगर इक्वेशन के। अब देखो जैसे आप इसमें पढ़ते हो ना, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जानते हो जैसे मान लो पोटेंशियल बॉक्स पढ़ाने में हमको उतना ही टाइम लगेगा जितना मतलब जितना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फेयर मान लो पढ़ाने में लगता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें अब देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ते हो ना, तो स्फेयर में आप पहले पढ़ते हो रो जिसमें यूनिफॉर्म है, ठीक है। फिर आप पढ़ते हो जिसमें रो जो है ना, रो जो है फंक्शन ऑफ आर है। फिर ऐसे भी पढ़ते हो जिसमें रो जो है ना फंक्शन ऑफ थीटा भी है, ठीक है ना, ये फंक्शन ऑफ थीटा है, ठीक है ना। फिर ठीक है ना। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ते हो जिसमें सरफेस पे चार्ज है। अब सरफेस पे चार्ज का यूनिफॉर्म का केस पर अलग होता है आंसर, ठीक है। फिर यूनिफॉर्म का केस अलग है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म। फिर सरफेस पे चार्ज है जिसमें ये फंक्शन ऑफ थीटा है, ये अलग केस है। तो आप समझ रहे हो कितने केसेस बन रहे हैं। आप देखो जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ, ये आप इसको पढ़ लेते हो ना, तो ऐसा नहीं कि इसका आंसर आपको पता चल गया, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो 3 केसेस तो ऐसा ही हो गए। अब इसमें सरफेस वाले में भी देखो ये 2 केस बन गए, ठीक है ना। अब इसमें फिर क्या होता है, तो आप समझ रहे हैं ना कि इसमें जो 5 केस बने ना, वो अभी इस फेयर पे ही है हम लोग, ठीक है। तो 5 केस बने, उसमें 5 केस में 5 केस जो है ना श्रोडिंगर इक्वेशन का, बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, स्टेप पोटेंशियल, सारा उतने देर में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फेयर में जितना टाइम स्पेंड किया जाता है ना, उतना ही में मतलब क्वांटम का बहुत सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर इसमें अदर सिस्टम आता है, जैसे स्फेयर के साथ साथ सिलेंडर भी होता है, सिलेंडर में भी फिर उतना ही टाइम लगता है, ठीक है ना। शीट होता है, ठीक है ना, उसमें थिक शीट होता है, थिन शीट होता है, तो इतने समझ रहे हैं ना। अब ये खत्म हुआ नहीं, अब देखो फिर क्या होता है, फील्ड पढ़ा आपने, फिर फील्ड के बाद पोटेंशियल आ जाता है, पोटेंशियल के बाद एनर्जी आ जाता है, तो समझ रहे हैं ना कितनी सारी चीजें हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना, इसी को 3 बार पढ़ते हो आप, स्फेयर को 3 बार पढ़ते हो, स्फेयर का फील्ड पढ़ते हो, फिर स्फेयर का पोटेंशियल पढ़ते हो, स्फेयर का एनर्जी पढ़ते हो, ठीक है ना। अब आप इतना इतना ऐसा कहाँ है क्वांटम मैकेनिक्स में, इतने सारे सब टॉपिक्स नहीं है ना, ठीक है, क्वांटम। और फिर अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो अलग फिर होते ही है, ठीक है ना, डिफरेंट। अब ये जो फंक्शन है, ये डिफरेंट डिफरेंट दे करके कई क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जानते हो ईएमटी में बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, ठीक है, देयर आर लॉट। और जानते हो जो सिचुएशन अभी इलेक्ट्रोस्टैट्स में है ना, सेम सिचुएशन भी मैग्नेटोस्टैट में आ जाता है, ठीक है। तो उसमें जैसे मान लो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर में करंट फ्लो कर रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। फिर सॉलिड सिलेंडर है, उसमें जा रहा है करंट, अब सॉलिड सिलेंडर में यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी होगा, वेरिएबल करंट डेंसिटी होगा, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं ना इसमें, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट जानते हो फोकस करें ना कि हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज को अगर समझ जाते हैं आप एक, ठीक है, तो जानते हो, तो फिर इजिली किया जा सकता है। मैग्नेटोस्टेट सर कम है ना इलेक्ट्रोस्टेट से? नहीं, इससे थोड़ा कम है, लेकिन उसमें भी टाइम लग जाता है बहुत, ठीक है ना। तो इसीलिए जानते हो इसको ईएमटी को थोड़ा मतलब फास्ट पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। इसमें जानते हो आप लोग बता रहे हैं ईएमटी अगर आप सीखना चाहते हैं ना, तो बहुत ध्यान से क्या क्या कराया गया है उसको ध्यान से पढ़ो और रिलेट करने की कोशिश करो कि एक कैलकुलेशन हम दूसरे कैलकुलेशन को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और रिवीजन बहुत बार करना पड़ेगा ईएमटी का। आप मान लीजिए क्वांटम अगर 4 बार रिवाइज करते हो ना, तो ईएमटी को आपको 8 बार करना पड़ेगा रिवाइज, ओके, तभी समझ में आएगा, क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है, ओके। तो हमें समझना पड़ता है ना कि कौन सा टॉपिक पे कितना टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। तो अगर ईएमटी और क्वांटम को इक्वल टाइम दोगे ना, तो आप ईएमटी नहीं सीख पाओगे,
ठीक है, क्वांटम सीख जाओगे। ओके, क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है, जिसमें वैरायटी उसी तरह से मैकेनिक्स होता है, मैकेनिक्स में और ज्यादा वैरायटी है। ठीक है, मैकेनिक्स सीखने के लिए आपको थोड़ा ईएमटी से ज्यादा टाइम देना पड़ता है, जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें काफी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जिसमें वैरायटी ज्यादा होगा ना, वही टॉपिक स्टूडेंट को ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, ये बेसिकली मेन रीजन है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे डाइपोल इन फ्रंट ऑफ कंडक्टिंग स्फेयर। तो हम एक कंडक्टिंग स्फेयर है, ये मतलब ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड। तो हम लोग यहाँ पे देखिए एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फेयर है। ठीक है, तो ये ग्राउंडेड है। ठीक है, तो इसके सामने एक डाइपोल रखना है हमें। ठीक है ना, ये जैसे मान लो स्फेयर है, अब इसके सामने एक डाइपोल ऐसे रख दिया गया है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे ऐसे डाइपोल। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट मान लो P है, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ऐसे D दे दिया गया। ठीक है, इसका रेडियस R है। तो क्वेश्चन इज फाइंड इमेज डाइपोल। तो इसका इमेज डाइपोल निकालना है। ठीक है ना, तो इसमें जानते हो इमेज डाइपोल ध्यान रखेंगे, इनफाइनाइट शीट में P का P बन जाता है। ठीक है ना, डायरेक्शन भी वैसे ही हो जाता है। ठीक है ना, लगभग। ओके, तो क्योंकि P प्लस P का माइनस P बन जाएगा, और माइनस P का प्लस, तो माइनस से प्लस, फिर अच्छा उल्टा बन जाएगा। अगर मान लो यहाँ इनफाइनाइट शीट होता है ना, ऐसे देखो यहाँ पे ऐसे इनफाइनाइट शीट अगर होता है, तो यहाँ पे डाइपोल है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस से प्लस होता है ना डाइपोल मोमेंट, प्लस का इमेज माइनस बनेगा और माइनस का इमेज प्लस बनेगा, तो डाइपोल मोमेंट ऐसा बन जाएगा इसमें, है ना, इमेज डाइपोल ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ सेपरेशन वगैरह सेम रहता है ना, तो डाइपोल मोमेंट सेम हो जाता है इसमें। ठीक है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, देखो इसमें क्या होगा कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, देखो इसको एक मिनट, इसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा स्फेयर है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये डाइपोल का पोजीशन है, यहाँ पे देखो ये डाइपोल का पोजीशन है। ठीक है, तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज है, माइनस Q है और ये प्लस Q है। तो क्या होगा कि देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ से ऐसे देखिए ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो होगा क्या कि देखिए जैसे अभी हम प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं। ठीक है ना, देखिए तो इससे समझ में आएगा। अच्छा एक मिनट, इसी में है, देखो क्या होगा कि यहाँ पे आप देखिए कि जैसे हम लोग अभी ये पढ़ रहे थे ना कि इसमें आप देखो जैसे ये चार्ज Q है, ये Q है और ये सेंटर है, तो सेंटर और Q को जो जिस लाइन से हम ज्वाइन कर रहे हैं ना, सेंटर और Q को, उसी लाइन पे इमेज चार्ज आता है, इमेज चार्ज उसी लाइन पे आता है। ठीक है ना, सेंटर और Q को ज्वाइन करते हैं जिस लाइन पे, सॉरी Q को सेंटर से ज्वाइन कर रहा है ना जो लाइन, उसी लाइन पे इमेज चार्ज आता है। तो बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से फिर ऐसे बनेगा ये। ठीक है, देखो यहाँ से हम लोग तो देखिए यहाँ पे जैसे ये चार्ज Q है और ये सेंटर है, तो इमेज चार्ज जो इसका बनेगा ना, वो इसी लाइन पे बनेगा यहाँ पे ऐसे Q डैश, इस लाइन पे, और ये चार्ज Q है, इसका इमेज जो है ना इसी लाइन पे बनेगा ऐसे माइनस Q डैश। ठीक है ना, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से ऐसे, इस डिस्टेंस को x बोला जाएगा। ठीक है ना, ये डिस्टेंस x है। तो यहाँ पे देखो इमेज, ठीक है ना, तो एक्चुअली Q का इमेज Q डैश बोलते हैं, तो माइनस Q का माइनस Q डैश बोल दिया गया। तो अब हम जानते हैं कि Q डैश जो होता है ना, Q डैश इक्वल टू माइनस Q इंटू R बाई डी होता है। ठीक है ना, ये माइनस Q इंटू R बाई डी। ठीक है, तो यही है ना, माइनस Q इंटू R बाई डी। ओके, तो देखो एक्चुअली क्या होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा जब ये हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली इमेज डाइपोल जो है ना ऐसे बनेगा, ऐसे। अब देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे बना दिया, एक्चुअल में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो नेगेटिव, तो ये छोटा लग रहा है देखने में। ठीक है ना, तो बस यही हमें इमेज डाइपोल को निकालना है। तो देखो हम लोग ये मान के चलेंगे ना कि ये लेंथ बहुत छोटा है। ठीक है ना, ये मान लो L है, तो इसका इमेज डाइपोल का लेंथ को जो है ना हम इसे L डैश बोल देंगे। ठीक है, तो हमें देखो क्या करना होगा, ये डिस्टेंस यहाँ से आता है कैसे D दिया हुआ है, तो डाइपोल जो होता है ना उसका लेंथ बहुत छोटा माना जाता है, दिस लेंथ इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे एक छोटा ट्राइंगल दिख रहा है ना, और ये बड़ा ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा L डैश बाई L इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये L डैश बाई L इज इक्वल टू दिस साइड बाई दिस बिग साइड। तो दिस साइड x आएगा और बिग साइड जो है ना, देखो इसका ये क्योंकि बहुत छोटा है ना, तो ये मिडिल लेंथ जो है ना उसी को लगभग ये लेंथ लिख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप L डैश इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई डी और इंटू L। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो L डैश इज इक्वल टू x का वैल्यू लिख देंगे, दैट इज R स्क्वायर बाई डी होता है, तो यहाँ पे D स्क्वायर हो जाएगा और L ये आ गया। ठीक है, तो अब हम दोनों साइड जो है ना Q से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा करो कि Q डैश से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो दोनों साइड Q डैश से मल्टीप्लाई करोगे ना, Q डैश इंटू L इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा R
सॉरी एल डैश, क्यू डैश से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ठीक है ना। आर का वैल्यू पुट किया गया था, सॉरी एक्स का वैल्यू पुट किया गया था आर स्क्वायर बाई डी, तो पहले से एक डी था ना, तो ये हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा क्यू डैश इंटू एल, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ से कि क्यू डैश और इंटू एल डैश इज इक्वल टू आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ठीक है, और इंटू क्यू डैश का वैल्यू हम लोग लिखेंगे माइनस क्यू इंटू आर बाई डी होता है, ठीक है ना, और इंटू एल। तो आप देखिए क्यू डैश इंटू एल डैश जो है ना, ये पी डैश हो जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, यहाँ पे पी डैश हो गया ये, और यहाँ पे देखिए क्यू और इंटू एल जो है ना, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, तो यहाँ से माइनस आर क्यूब हो गया और इंटू डी क्यूब, ठीक है, और ठीक है माइनस आर क्यूब इंटू डी क्यूब और क्यू इंटू एल चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, तो ये बेसिकली पी बन जाएगा, ठीक है, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। तो अगर आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी स्फीयर के सामने रखते हो ना, ग्राउंडेड स्फीयर के सामने, तो जो उसका इमेज डाइपोल बनेगा ना, वो दैट विल बी इक्वल टू दिस मच माइनस, ठीक है, आर क्यूब बाई डी क्यूब, ठीक है, और इंटू पी, ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट वी हैव, ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डिस्कशन बेसिकली इमेज मेथड का। तो इमेज मेथड जानते हो, मुझे जहां तक लगता है इतना सफिशिएंट है, ठीक है ना, इससे अभी तक इसके बियॉन्ड जानते हो इमेज मेथड का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए इमेज मेथड में कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो ग्राउंडेड स्फीयर का डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें स्फीयर ग्राउंडेड अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जानते हो आज तक आया नहीं है किसी एग्जाम में, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो हम ऐसा करते हैं, बता देते हैं, ठीक है ना, लॉजिक हम आपको बता देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो आया नहीं है कभी, वो भी तो आ सकता है ना, तो इसलिए चलो हम लॉजिक बता देते हैं आपको, ठीक है, आप लोग समझ जाओगे इसे, ठीक है ना, तो फिर उसके बाद कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। कभी कभी जानते हो मतलब ऐसा भी आ सकता है कि जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया कि ये आइसोलेटेड स्फीयर है और ये चार्ज क्यों रखा हुआ है, ग्राउंडेड नहीं है, तो अब बोल रहे हैं कि हम इसको इमेज मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो मतलब इमेज चार्ज क्या होगा, मतलब चार्जेस के पोजीशंस क्या होंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिर्फ मान लो फिगर बना दिया गया और उसमें पोजीशन ऑफ चार्जेस पूछ दिया जा सकता है, ठीक है ना। मान लो कोई कैलकुलेशन नहीं बोला जा सकता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, कैलकुलेशन में नॉट बी आस्क्ड, ओके, बट पोजीशंस कैन बी आस्क्ड, ओके। ये जानते हो डिस्कशन ग्रिफिथ की बुक में भी नहीं दिया हुआ है, अगर किसी को पढ़ना है ना तो जैक्सन की बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है ना, जैक्सन से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो हम देखो लॉजिक, हालांकि हम बता देते हैं जितना तो जैक्सन कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक बार लास्ट स्लाइड, सर ये ऊपर माइनस क्यू और फिर इधर क्यू रखा है ना, जो स्फीयर में चार्ज रखे हैं अंदर। कहाँ पे, कहाँ पे सर ये एक्स डिस्टेंस पे जो रखा है क्यू डैश। क्यू का इमेज हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना, क्यू का इमेज क्या लिखते थे, क्यू डैश Yes, लिख sir. रहे थे ना, तो क्यू का क्यू डैश, तो माइनस क्यू का माइनस क्यू डैश कर दिया, लॉजिक सिंपल है, ठीक है ना। जैसे इसमें माइनस लगा तो इसमें भी माइनस लग गया, यहाँ पे माइनस है माइनस हो गया, ठीक है ना। तो फिर वैल्यू पुट करेंगे ना एक्चुअल में क्यू डैश का, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए इमेज डाइपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस दिखाया जा रहा है, ओके। इज इट ऑल राइट? यस सर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा एडवांस डिस्कशन है, ठीक है, आज तक नहीं आया है किसी भी एग्जाम में, लेकिन बाई चांस अगर आ गया तो इसके लिए बता दे रहे हैं। देखो पॉइंट चार्ज in front of isolated sphere, ठीक है, आइसोलेटेड स्फीयर के सामने पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ये एक स्फीयर है मान लो, ठीक है ना, दिस इज अ स्फीयर, और हम लोग इसके सामने एक पॉइंट चार्ज क्यू रख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, दिस इज पॉइंट चार्ज क्यू। तो ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन ज्वाइन कर दी हमने, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये इसका रेडियस मान लो आ रहा है, तो भी डिस्टेंस जो है ना यहाँ से तक डी है, ओके। तो अब देखिए बेसिकली इसमें क्या होगा, ये ग्राउंडेड नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है तो इसमें नेसेसरी नहीं है कि इसका पोटेंशियल जीरो होगा, समझ रहे हो ना। ग्राउंडेड में क्या होता है, पोटेंशियल इज नेसेसरली जीरो, ओके, बट हियर पोटेंशियल में नॉट बी जीरो, इज दैट ओके।
So now in this case we won't say that because this charge is going to produce positive potential, so there should be negative charge everywhere to cancel that potential out. Okay, we won't say that. Okay, here potential ऐसा होगा कि देखो ये चार्ज जो है ना इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे ऐसे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दिस साइड विल बी नेगेटिव। अब क्योंकि आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट है ना, देखो स्टार्टिंग में न्यूट्रल है स्फीयर। ओके, तो आप जानते हो कि आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है। जैसे अर्थ के साथ कनेक्टेड है ना, तो स्फीयर आइसोलेटेड नहीं हुआ तो इसका चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी ये आइसोलेटेड है तो इट्स चार्ज विल रिमेन कंजर्व, तो इसीलिए हाफ जो है ना नेगेटिव हो जाएगा और हाफ जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हाफ पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज आइसोलेटेड स्फीयर। सो हाफ विल बी नेगेटिव, हाफ पॉजिटिव, सो टोटल चार्ज रिमेन्स 0। ओके, तो ये सिचुएशन है। ओके, तो देखिए इसमें क्या है कि अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि अंदर में फील्ड 0 है, पोटेंशियल 0 है, ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल 0 नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, पोटेंशियल कांस्टेंट हो सकता है, ऐसे बोल सकते हैं पोटेंशियल, क्योंकि कंडक्टर के बाहर जब चार्ज होता है ना तो कंडक्टर के अंदर कैविटी में फील्ड 0 होता है, ठीक है ना। सो दैट्स द सिचुएशन हियर। ओके, तो अब देखिए इसमें potential may not be 0 here, okay, because it is not grounded, okay, so it has to be because field is 0, so potential will be constant। okay, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फोर्स ऑन दिस चार्ज क्यू, फोर्स कितना है, मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो ठीक है, तो फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, देखो इसमें मेथड हम लोग सॉल्यूशन इस तरह से करते हैं, ठीक है ना। सपोज करो हम पूछ देते हैं इस क्वेश्चन में फोर्स कितना है, इस पे फोर्स ऑन क्यू इज व्हाट, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे मॉडिफाई करते हैं, देखो मॉडिफाई, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको ग्राउंडेड स्फीयर से, ठीक है ना, हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। वी स्टार्ट विथ ए ग्राउंडेड स्फीयर, वी एज्यूम दैट इट इज ग्राउंडेड, ठीक है, और ये चार्ज क्यू, ठीक है, यहाँ से डी डिस्टेंस पे रखा है, तो ये ग्राउंडेड होगा, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इधर बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आप समझ गए ना, आइसोलेटेड को डिस्कस करने के लिए क्या करना होता है हमें, पहले हम स्टार्ट करेंगे इसको मॉडिफाई करेंगे ग्राउंडेड में, ठीक है। तो ये ग्राउंडेड है, तो ग्राउंडेड में हमें पता है कि ये जो चार्ज है ना वो कितना है, -q/r/d है। ये हम लोग जानते हैं कि इसमें इंड्यूस चार्ज -q/r/d है, और इसमें, ठीक है ना। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर से बेसिकली इमेज मेथड यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है ना। तो इमेज मेथड ऐसे लगाया जाता है, और जिसमें ये बोल दिया जाता है कि यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे एक इमेज चार्ज रख देते हैं q', ठीक है, और ठीक है, सो वी पुट एन इमेज चार्ज हियर, ठीक है, q', और यहाँ पे चार्ज q तो है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस d दिया हुआ है, और हम लोग इस डिस्टेंस को x बोलते हैं, ठीक है ना, दिस इज x। तो हम जानते हैं q' जो है यहाँ पे, दिस q' इक्वल टू -q/r/d है, ठीक है। तो आप देखिए एक्चुअली क्या है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ये है ना कि हमें बेसिकली इसको रिलेट करना है, वी वांट टू रिलेट दिस विद दिस। ओके, तो देखो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका यूज करते हैं, और यहाँ पे बेसिकली देखो आप सरफेस पे जो चार्ज है ना वो -q/r/d है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो टोटल चार्ज है, इसमें टोटल चार्ज 0 है, तो हम टोटल चार्ज 0 करने के लिए इसमें जो है ना एक चार्ज इसमें ऐड कर देते हैं +q/d, ठीक है ना। सो वी ऐड ए चार्ज +q/d, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली चलो यहाँ पे ऐसा करो, इसको हटा दे, एक मिनट। यहाँ पे जो है ना हम ऐसा करते हैं कि ये जो चलो q' है यहाँ पे, आप समझ जाओगे, ठीक है ना, दिस चार्ज इज q', ओके, और q' का वैल्यू इतना लिखा हुआ है, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया था है, बट यहाँ पे चार्ज जो था ना -q/d था, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें चार्ज +q/d और ऐड कर देंगे इस सिचुएशन में। तो +q/d ऐड करोगे ना तो फिर क्या होगा कि ये उससे मैच कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे +q/d ऐड किया जाता है, तो उस चार्ज को शो किया जाता है बेसिकली सेंटर पे q/d, ठीक है ना, +q/d को सेंटर पे शो करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ, आप ध्यान रखोगे कि ये जो प्रॉब्लम है ना, देखो ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जो इस प्रॉब्लम से इमेज मेथड से जो हमें मिलता है ना कॉन्फ़िगरेशन, उसका तो यूज करेंगे ही, और प्लस एक सेंटर पे q/d चार्ज लिया जाता है, ठीक है ना। ये चार्ज बेसिकली रिप्रेजेंट करता है जो चार्ज हमने स्फीयर पे एक्स्ट्रा पुट कर रहे हैं, इसको कैंसिल करने के लिए उस चार्ज को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सेंटर पे हम क्यों उस चार्ज को, जो इसको 0 करने के लिए जो एक्स्ट्रा हम q/d चार्ज यहाँ पे पुट करेंगे, उसको सेंटर पे क्यों शो किया जाता है। तो इसका आंसर ये है ना कि देखो ये जो है ना बेसिकली एक स्टेबल सिचुएशन है, दिस इज स्टेबल। अगर मान लो आपसे कोई ये पूछता है ना कि अभी ये ग्राउंडेड है, ठीक है ना,
अगर हम देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन, तो ये मतलब एक स्टेबलाइज्ड सिचुएशन है। अब यहाँ पे जो है ना चार्ज का वैल्यू -qr/d आ गया, अब ये चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये जो ग्राउंडिंग है, तो अगर हम पूछते हैं कि क्या इस ग्राउंडिंग वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो आंसर इज नो। एक बार जो है ना जो भी चार्ज का ट्रांसफर होना था ग्राउंड से स्फीयर में वो हो चुका है, ठीक है ना। अब अगर आप इस ग्राउंडिंग को हटा भी दोगे ना तो इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, देयर इज नो, ठीक है ना, देयर विल नॉट बी एनी इफेक्ट। कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मान लो आप इस ग्राउंडिंग को हटा देते हैं तो क्या होगा इस स्फीयर पे, ठीक है, तो आंसर इज नथिंग विल हैपन, ओके, जैसा है वैसा ही सब कुछ रहेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज आप ये देखिए कि स्फीयर के सरफेस पे जो है ना, देखिए अगर हम ये पूछते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा क्यों है, तो आप बोलोगे बिकॉज ये जो चार्ज है ना वो इन चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा है, या ये कह सकते हैं कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है ना, ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल है यहाँ पे, तो इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। तो अब लेकिन सब कुछ स्टेबलाइज्ड हो चुका है। अब जो देखो यहाँ पे स्फीयर के सरफेस के पास कहीं पे फील्ड कंसीडर करोगे ना, फील्ड कंसीडर करोगे तो वो सरफेस पे हर जगह परपेंडिकुलर होगा फील्ड, ठीक है ना। एवरीवेयर फील्ड इज सेम नाउ एवरीवेयर, यहाँ पे हर जगह फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सॉरी सेम नहीं होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब जानते हो देखो ये स्टेबल सिचुएशन है बेसिकली, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चार्ज जो भी पुट किया जाएगा ना यहाँ पे, ओके, वॉट एवर एक्स्ट्रा चार्ज यू पुट हियर ऑन द स्फीयर, तो आप ऐसे सोचिए कि जैसे ये स्फीयर है, फील्ड यहाँ पे है, यहाँ पे हर जगह पे फील्ड जो है ना परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये ऐसे जो है ना फील्ड सरफेस के हर जगह परपेंडिकुलर हो चुका है, ठीक है ना, कंडक्टर के। तो अब जो भी एक्स्ट्रा चार्ज पुट करोगे ना उस चार्ज को ये जो फील्ड है ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना, तो ये सारे फील्ड जो है ना बेसिकली इस चार्ज को इस स्फीयर पे मूव करने में हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज पुट किया जाएगा ना वो अपने सेल्फ रिपल्शन से बेसिकली स्प्रेड होगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चार्ज जो पुट किया जाएगा दैट विल स्प्रेड बिकॉज ऑफ सेल्फ रिपल्शन, तो वो जानते हो मतलब इक्वली स्प्रेड हो जाएगा चारों तरफ। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज हम पुट कर रहे हैं वो इक्वली स्प्रेड हो रहा है चारों तरफ, तो मतलब एक तरह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन राइज होगा बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब वो एक्स्ट्रा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम जानते हैं ना कि अगर कोई स्फीयर पे आप यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उस चार्ज का इफेक्ट अगर आउटसाइड में कंसीडर करना है तो हम स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, वेयर चार्ज इज कंसीडर्ड एट सेंटर, ओके। तो इसीलिए जो एक्स्ट्रा चार्ज है ना उसको सेंटर पे कंसीडर किया जाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक है ना। तो अब वो सारा एक्सप्लेनेशन लिख नहीं सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि टू मेक यहाँ पे जो है ना ये आप लिख दोगे कि वी एड, ठीक है, QR/D टू मेक टोटल चार्ज जीरो, टोटल चार्ज जीरो ऑन स्फीयर, ठीक है। स्फीयर पे टोटल चार्ज जीरो करने के लिए हम लोग इस तरह से ऐड कर रहे हैं, ठीक है, टू मेक टोटल चार्ज जीरो ऑन स्फीयर, इज दैट ओके, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। तो अब आप देखिए मतलब आप समझ रहे हो कि इस सिचुएशन को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इससे रिप्रेजेंट करोगे तो अब देखो यहाँ पे दो चार्जेस है ना, तो अब इसके ऊपर अगर मान लो फोर्स निकालना है, तो इसके ऊपर फोर्स निकालना है ना, तो देखो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन क्यू लिखना है तो ऐसे लिखना होगा, देखो के और Q इंटू QR/D, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, और ये Q डैश इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, तो ये इधर लग जाएगा फोर्स तो माइनस हो जाएगा, तो KQ और इंटू Q डैश का वैल्यू जो है QR/D लिख दोगे, ठीक है ना, और डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर यहाँ से आता है D-x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फोर्स लिख सकते हैं। तो देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बन रहा है ना, तो इसीलिए इसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ ये पूछा जा सकता है कि इस फिगर को हम इमेज मेथड से, अगर इक्विवेलेंट इमेज मेथड मतलब इक्विवेलेंट इमेज मेथड से हमें इक्विवेलेंट सिस्टम क्या मिलेगा, मतलब यूजिंग इमेज मेथड व्हाट इज द सिस्टम इक्विवेलेंट टू दिस, ओके, तो उसका आंसर यही होगा, दिस इज द सिस्टम इक्विवेलेंट टू दिस, ओके, ये सिस्टम है, ओके। तो ये है बेसिकली सिचुएशन, ठीक है। तो इसका देखो एक केस और होता है, वो भी हम बता ही देते हैं, जब ये आप समझ में आ गया ना, तो अब इसके अदर केसेस भी आप, तो ये आइसोलेटेड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, ये पॉइंट चार्ज इन फ्रंट ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, तो ये जो स्फीयर है स्टार्टिंग में ध्यान रखोगे कि न्यूट्रल, अभी हम न्यूट्रल कंसीडर कर रहे हैं, ये जो स्फीयर है ना वो न्यूट्रल था, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरा केस लिखते हैं, देखो पॉइंट चार्ज in front of charged isolated sphere, ठीक है। तो अब देखिए इस तरह का सिचुएशन है कि अब जो हम कंसीडर कर रहे हैं ना कि ये स्फीयर जो है वो इस पे ऑलरेडी पहले से चार्ज Q है और इसके सामने हमने यहाँ पे Q रख दिया,
ये, तो इसका इक्विवेलेंट सिस्टम हमें बताना है कि इसका इक्विवेलेंट सिस्टम क्या होगा। तो अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, इसमें और इसमें। देखो बस आप देख रहे हो ना कि इसमें एक्स्ट्रा चार्ज जो है बेसिकली इसमें 0 था, अब इसमें चार्ज क्यू है। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या किए थे कि टोटल चार्ज 0 करने के लिए, जैसे इसको इमेज में पहले ग्राउंडेड शीट से सॉरी ग्राउंडेड स्फीयर से कंपेयर किया तो यहाँ पे -QR/d चार्ज आ गया। अब देखो टोटल चार्ज 0 करने के लिए हम लोग चार्ज कितना ऐड किए थे, QR/d। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल चार्ज कितना बनाना है, टोटल चार्ज हमें Q बनाना है वहां पे, तो कितना चार्ज ऐड करोगे, कितना चार्ज ऐड करोगे इसमें बताओ। तो जैसे इसमें पहले आप समझ रहे हो ना, इसको आपको इससे रिलेट करना है, तो इसमें इंड्यूस चार्ज आ जाएगा -QR/d। ओके, अब आपको टोटल चार्ज Q बनाना है तो कितना ऐड करोगे इसमें, इतना ऐड करना पड़ेगा ना, Q प्लस QR/d, प्लस माइनस, यस, Q प्लस QR/d। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा Q, ठीक है ना। तो जो चार्ज आप ऐड कर रहे हैं ना वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसीलिए इसका इक्विवेलेंट सिस्टम जो बनेगा ना वो ऐसा बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये स्फीयर है, ठीक है, तो इसमें एक यहाँ पे एक चार्ज आ जाएगा आपका बेसिकली Q डैश, जो इमेज चार्ज लिखते हैं, और या Q डैश का वैल्यू अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे -QR/d होगा यहाँ पे। और जो हम एक्स्ट्रा चार्ज फिर बाद में ऐड करेंगे ना सेंटर पे, वो सेंटर पे चार्ज जो आएगा यहाँ पे वो हो जाएगा Q प्लस QR/d, ये हो जाएगा, और यहाँ पे ये Q है, ठीक है ना। तो उसका इक्विवेलेंट सिस्टम ये बनेगा, ठीक है ना। दैट्स ये यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू आप सभी जानते हो R² होता है, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक d है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो x इक्वल टू R²/d, समझ में आ रहा है, किसी को नहीं समझ में आएगा तो बता दोगे, ठीक है। तो ये सेकंड, देखो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखो एक होता है ना कि मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग एक स्पेक्यूलेशन लगा सकते हैं ना, गेस कर सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। अभी तक जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया तो क्या वही क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ना, आने वाले दिनों में कुछ नए क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि फ्रेम किया जा सकता है जिसमें सिर्फ चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इसको इक्विवेलेंटली इमेज मेथड सॉल्व करेंगे तो चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। एक केस और देखो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। लास्ट स्फीयर maintained at certain potential, ठीक है, स्फीयर मेंटेन्ड एट सर्टेन पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो इसमें ऐसा है सिचुएशन, जैसे मान लीजिए ये स्फीयर है और इसको बोल दिया कि इसका पोटेंशियल V0 है, ठीक है ना, जैसे ग्राउंडेड होता है 0 होता है ना, तो अब यहाँ पे चार्ज Q रख दिया गया, ठीक है ना, ये d डिस्टेंस पे इसका रेडियस R है, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट हमें बनाना है, ठीक है ना। देखो इसका इक्विवेलेंट, तो इसको भी स्टार्ट वैसे ही किया जाता है, इसको पहले ग्राउंडेड से कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो ग्राउंडेड से कंपेयर करते हैं ना, तो देखो इसमें ऐसा तो होगा ही, ग्राउंडेड वाले केस में हम जानते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज आता है x डिस्टेंस पे, दैट इज -Q × R/d, ठीक है ना, और ठीक है ना, दिस डिस्टेंस इज d, ठीक है ना, और यहाँ पे चार्ज Q रखा हुआ है। तो इतना तो हो गया, ग्राउंडेड से कंपेयर करके ये लिख देते हैं। अब बात ये है ना कि देखिए ग्राउंडेड का पोटेंशियल 0 होता है, लेकिन इसका पोटेंशियल कितना है, V0 है। तो देखो हम किसी स्फीयर पे V0 पोटेंशियल लाना चाहते हैं तो हम चार्ज कितना रखेंगे, जैसे मान लो अलग से सोचो, एक स्फीयर है, इस पे स्फीयर पे पोटेंशियल आप V0 लाना चाहते हो, तो इस पे चार्ज मान लो Q है, इसका रेडियस R है, तो ऐसा होता है V0 = KQ/R, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो Q = हो जाएगा V0 और इंटू R/K, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इस स्फीयर पे का पोटेंशियल V0 है ना, इट एक्चुअली मीन्स कि इस पे चार्ज इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बस क्या होता है कि इसमें हम लोग देखिए पहले इसको हम मानेंगे कि ये तो इस पे चार्ज जो है ना वो बेसिकली दिस मच है, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग जैसे ऐसा करते थे ना कि न्यूट्रल अगर स्फीयर है तो इसको ग्राउंडेड से कंपेयर करने पे उस पे चार्ज आ गया था -QR/d, तो हम लोग बोलते थे +QR/d ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब जो है ना यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, यू विल हैव टू ऐड, ओके, इसमें ऐड करना पड़ेगा QR/d, ठीक है ना, QR/d और प्लस यहाँ से जो आ गया हमारा V0 और इंटू R/K, ठीक है, टू मेक इट, तो दिस विल मेक टोटल चार्ज 0, ठीक है ना, तो ग्राउंड, ठीक है, 0 बना देगा। और फिर हम ये टर्म ऐड करेंगे ना तो बेसिकली हमारा यहाँ पे टोटल चार्ज बेसिकली V0 R/K आ जाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स द सिचुएशन, ओके, ठीक है। तो ये जो भी हम बता दिए आपको, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा एक बार
रिवाइज कर लोगे, चांस कम है पूछे जाने का, मगर कभी कभी आ सकता है ये, ठीक है। अदरवाइज मेन तो आपको इस पे फोकस करना है अभी, इस यहाँ तक जो बताया गया, ठीक है ना, ये जो बताया गया ना, दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ओके, तो ये इमेज मेथड आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब इसके क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, मतलब जो अदर टाइप ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर ये जो सेंटर में सर वो जो चार्ज मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो क्यू आर बाय डी, तो सर मतलब सेंटर के पोजीशन में क्यों सर रहता है वो वाला? इस सरफेस पे जब यूनिफॉर्म चार्ज होता है ना, तो अगर मान लो कि आपसे आपसे ये पूछा जाए, एक स्फीयर है, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, फील्ड बाहर में कितना लिखते हो आप, बाहर में फील्ड कितना लिखते हो? अगर इसका रेडियस मान लो आर है, आर डिस्टेंस पे व्हाट इज द फील्ड, अगर इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना है यहाँ पे फील्ड? KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर, ये है। तो क्या ये जो है बेसिकली हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, ये वाला फील्ड पॉइंट चार्ज का फील्ड के जैसा लग नहीं रहा है आपको देखने से? Isn't it equal to फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज? अगर मान लो हम ऐसे बोलते कि स्फीयर ना होकर के यहाँ पे सेंटर पे पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है, तो उसका फील्ड इतना आता है कि नहीं आता, बताइए। यस, तो फिर यही कहते हैं ना कि एक स्फीयर जो है ना, एक स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज अगर है तो उसके बाहर फील्ड लिख रहे हैं ना, तो दैट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज विच चार्ज एट सेंटर। ओके, तो इसीलिए ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। सर यस सर एक बार वो स्लाइड दिखाना जहाँ पे टॉर्क वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। एक मिनट, टॉर्क का क्वेश्चन इसी में किया था ना, कहाँ किए थे, कहाँ चला गया? नहीं, इससे पहले किया था। अच्छा ये मिनट देखें, अच्छा ये किया था, हाँ ये था क्वेश्चन। सर जो आइसोलेटेड स्फीयर होगा वो कंडक्टर भी मतलब कंडक्टर ही होगा ना, और तो हाँ कुछ नहीं? कंडक्टर, इमेज मेथड में कंडक्टर का ही डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। सर इसको थोड़ा नीचे करना, लास्ट जैसे। जानते हो आप लोग समझने पे ज्यादा टाइम फोकस किया करो, ठीक है ना। कॉपी मतलब नोट्स बना लो जरूरी है, लेकिन जानते हो समझा पहले समझ लिया करो, ठीक है ना, अच्छे तरीके से क्या कॉन्सेप्ट बेसिकली डिस्कस किया जा रहा है। ये से हो गया, ठीक है, तो अभी जानते हो हम स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा देखिए, ईएमटी मतलब इलेक्ट्रोस्टैट जो है ना, बहुत कुछ हो चुका है आप लोगों का, ठीक है। अब देखो सिर्फ 2 टॉपिक आप लोगों का बच रहा है, ठीक है। एनर्जी वगैरह सब कुछ डिस्कस हो गया, इमेज मेथड हो गया है, ठीक है ना, डाइपोल एवरीथिंग। अब जो है ना इसमें एक टॉपिक बच रहा है आपका बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, है ना, जो मतलब जैसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे इस बार गेट एग्जाम में भी पूछा गया कि पोटेंशियल सरफेस पे डिफरेंट, जैसे मान लीजिए पोटेंशियल दिया हुआ है सरफेस पे V0 cos थीटा ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना, V0 cos थीटा दिया हुआ है। तो अब हम जो है इसके मतलब अंदर में या बाहर में पोटेंशियल या फील्ड निकालना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, ठीक है ना। बेसिकली एमएससी लेवल का टॉपिक है ये, जैम के स्टूडेंट को भी हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आप लोग का बचा हुआ है, ठीक है। इससे TFR में क्वेश्चन आया है, नेट में भी आया है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी तक जो पढ़ाया गया उसको अच्छी तरह से रिवाइज करिए आप लोग, क्या बोलते हैं, और प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करो, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। सर कल क्लास रहेगा क्या? तो कल क्या है, कल होली है क्या? यस सर। ये सर 2 दिन, कल और परसों। अच्छा, तो कल चलो ऑफ कर देंगे अगर होली है तो। ओके सर। लास्ट वाली स्लाइड दिखाइए, कौन सा स्लाइड? लास्ट वाली, लास्ट लास्ट स्लाइड। होली तो 17-18 है ना सर? होली आप लोग बता रहे हो कल है, तो कल ही तो 17 है ना। 18 हाँ, 17 को। थोड़ा नीचे की। होली जो है क्या बोलते हैं, हमें कुछ लोग बताते हैं फ्राइडे को है। यस सर, हाँ 18 सर, मेन 18 को ही है, फ्राइडे। थोड़ा नीचे। 17 को संस्कृत वाली।
कल ले लीजिए, परसों छुट्टी कर सर दीजिए। हमारे यहाँ कल ही सेलिब्रेट कर रहे हैं होली को। हाँ, आप क्या कह रहे हो इधर? थोड़ा नीचे वाला पास। मॉर्निंग में कल ले लें क्लास। अगर आप लोग सेलिब्रेशन कब है, इवनिंग में मॉर्निंग में है? सर परसों सर है। कल क्लास ले लो। आप कल ले लो क्लास। सर फ्राइडे तो कल कंफर्म है कि ऑफ मॉर्निंग, हाँ सर फ्राइडे कल ऑफ मॉर्निंग। रखेंगे, ठीक है ना। Morning में होता मॉर्निंग है। का अगर कल अगर इवनिंग में सेलिब्रेशन है तो कल इवनिंग की क्लास ऑफ कर देंगे, मॉर्निंग की ले लेते हैं। क्या सर क्या कल कहते सर हो? मॉर्निंग की ले लो सर। हाँ सर कल मॉर्निंग वाली ले सकते हैं। चलो ठीक है, कल मॉर्निंग का ले लेंगे, कल इवनिंग के आफ्टरनून और 5 इवनिंग o'clock का की क्लास। क्लास ले सकते हैं आराम से। ओके ओके ओके। ठीक है, नून वाली भी हो स्लाइड और जाएगी। नीचे कीजिए थोड़ा। ठीक है। सर ये लेक्चर जल्दी अपलोड कर दीजिएगा क्योंकि आज समझने में ज्यादा टाइम लगे, कुछ लिख नहीं पाए। चलो ठीक है, तो अगर इसको देखो, हम बता रहे हैं ना, जो हम अभी बताए ना आपको, हम ये जैक्सन की बुक में आप देख सकते हो, तो उसमें थोड़ा जो भी हमने बताया है वो जैक्सन की बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर पढ़ना चाहते हो तो उसमें जैक्सन का पीडीएफ से पढ़ सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये वो उसमें जो है ना सारा इन वर्ड्स लिखा हुआ है, हम तो थोड़ा फिगर भी बना करके बता दिए ना, उसमें इन वर्ड्स लिखा हुआ है, तो आपको हो सकता है उसको पढ़ने में ज्यादा कम समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से तो आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा। सर ठीक एक है। और चीज पूछनी थी, एएमटी अच्छी करने के लिए इरोडोप लगाना, क्योंकि सर हमने बीएससी में लगाया नहीं और आपसे फिर पढ़े नहीं, तो आज एमएससी में आकर पढ़ रहे हैं। देखो तो एक बात इरोडोप बता रहे अपना। अभी जितना आपको पढ़ाया जा रहा है ना, ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और ईएमटी अगर अच्छा करना है ना, रियली देखो ईएमटी में हर स्टूडेंट को पकड़ बनाना चाहिए, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं ना, आप मान लो बाद में अगर आप कोचिंग में भी पढ़ाते हो ना, तो आपको ईएमटी बहुत स्ट्रांग रखना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि कोचिंग क्लासेस में ईएमटी का मेजर रोल होता है, ठीक है, और मैकेनिक्स का, ठीक है। तो आप जो है ना देखिए, एक तो है कि आईआईटी जेई का क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो आप, आईआईटी जेई के क्वेश्चन, ठीक है ना। नेट जेआरएफ के क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करिए ही, मतलब आपको ये एग्जाम्स जो है ना, नेट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, गेट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, गेट, और फिर जैम के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। क्योंकि जानते हो कुछ क्वेश्चन जैम में इनसे अच्छे पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो जैम के क्वेश्चंस हो गए, फिर आप जैसे जेस्ट, ये तो आप करेंगे ही, ठीक है, इतने क्वेश्चंस तो आप करेंगे ही, ठीक है ना। जो लोग नेट गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आप ध्यान रखोगे उनको, उनके लिए जैम के क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। जैम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं बीएससी लेवल के, वो नेट गेट में आता ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप फर्दर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आईआईटी जेई का क्वेश्चन कर लो, ठीक है, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। आईआईटी जेई कर लोगे ना तो जेई डेफिनेटली फायदा। सर जेई में एडवांस का क्वेश्चन। मेंस एडवांस जो है सब कर लो, ठीक है ना। ओके ठीक है। सर। अब जैसे मान लीजिए अब कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर आप चाहे जितना भी पढ़ लीजिए, ठीक है ना। आप अगर आईआईटी जेई का क्वेश्चन कर ले रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस तरह का क्वेश्चन आईआईटी जेई में पूछा गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, उतना टफ क्वेश्चन किसी नेट गेट में भी नहीं पूछा गया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हम आपको कराए थे याद है, इनइक्वालिटी का, याद है, जैसे हम एक यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्स वो उस टाइप माइनस। के क्वेश्चन आईआईटी जेई में पूछे गए हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। लेकिन बात यह है ना कि वो बेसिक है, ठीक है। हो सकता है कि अभी तक नहीं पूछा गया नेट गेट में, कभी आ सकता है रैंडमली, ओके। ठीक है, तो चलो अभी स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लास्ट टॉपिक होगा लगभग इलेक्ट्रोस्टैट्स का। सर इसकी हेडिंग दिखाना एक बार, इसको क्या? थोड़ा सा ऊपर करते हैं सर। इससे ये ओके सर। ठीक है।